कल से सारे बच्चों ने कवर कर लिया। चलें। अच्छा भाई, कल की क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? कल की क्लास के अंदर हमने बेसिकली हमने टॉपिक को कवर किया था प्रॉपरली। हमने कोशिश की थी कि हम बेसिक टॉपिक को कवर कर लें, और उसके अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे चलते हैं और उसको लेके चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं। और ये हमारे पास, सॉरी, जैसे ही रिप्रोडक्टिव साइकिल को कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाइंड अप हो जाएगा। तो आ जाए, चले स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, और देखते हैं हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर हमने कौन सी पार्ट को बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया था। अहमदाबाद, हाँ क्लास अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है, क्लास लेट स्टार्ट हुई है यार। असल में मेरी एक इससे पहले ना क्लास चल रही होती है, वो खत्म ही 2:40 पे होती है, फिर मुझे दूसरी क्लास कनेक्ट करने में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। तो 2:45 पर ही स्टार्ट होती है, इसलिए क्लास तुम लोगों की 10-15 मिनट लेट स्टार्ट होती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि उससे पहले मैं क्लास ले रहा होता हूँ, तो उससे पहले वाली क्लास को खत्म करते करते वाइंड अप करते करते, जैसे तुम्हारी क्लास 4:30 पे वाइंड अप करूंगा, वो 4:35 बच्चे क्वेश्चन पूछते पूछते खत्म करते हैं, 4:35 4:40 हो जाते हैं। इस तरह से तुमसे पहले जो क्लास चल रही होती है उसका भी ऐसे ही सिनारियो होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी क्लास को कनेक्ट करने में 10-5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट लग जाया करते हैं यूजुअली। अच्छा भाई, चलो अब हम जरा देख लेते हैं हमारे पास। तो हमने जो टॉपिक देखा उसके अंदर, जैसे मैं बोल रहा था कि हम फर्दर आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे साइकिल को, कोशिश करेंगे कि अब हम बेसिकली साइकिल को देख सके, और जो हमारे पास साइक्लिक मैकेनिज्म्स हैं उनको हम अलाइन कर लें एक साथ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और बेहतर तौर पे आपको जो समझाना है वो समझ सको और उसको ग्रैब कर सको टॉपिक को। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है वो फटाफट से आपके लिए साइकिल एक्सप्लेन करते हैं कि साइकिल किस तरीके से होती है और हमारे पास कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा भाई, मैंशाल साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? मैंशाल साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो फिनोमेना समझना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा हमारे पास किस चीज के बारे में। वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम मैंशाल साइकिल को समझ सकते हैं और प्रॉपरली देख सकते हैं कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से होती है मैंशाल साइकिल, कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे कैसे, अगर हम बात करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने oogenesis का एक टॉपिक कवर किया था, और आई होप तुम लोगों को याद भी हो कि मैंने वो प्रॉपरली तुम लोगों को कवर करा दिया था, और उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज रह गई होगी, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें समझ में आई हो, ना आई हो। या बता दो अगर कोई चीज ऐसी रह गई हो जो तुम्हें समझ में ना आई हो, तो फिर बता दो, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं। चले भाई, oogenesis समझ आ गया था भाई जी? तो कल की क्लास के अंदर हमने ये देखा था ना। ठीक है, बहुत प्रॉपरली देखा था इस टॉपिक को, और काफी सारी चीजें कवर कर ली थी इसके अंदर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया था, oogenesis भी देख लिया था इसके बाद। ठीक है, और फिर हमने बेसिकली हम आ गए थे किसकी तरफ, साइकिल की तरफ आने था हमने, और हमने कोशिश करनी थी उसको देखें। चलो, आज की क्लास के अंदर, हाँ, ओके, आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम क्या देखें। हम यहाँ पे फोकस करेंगे, आओ जरा देखो क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है। अब देखो, हमने जब भी हम टॉपिक को देख रहे होते हैं ना, तो टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास, देखो फॉर एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं हमारे पास किस चीज की, हम यहाँ पे एक दो चीजें मैं और बताना चाहूंगा तुम लोगों को, ताकि फिर अलाइन कर सकें। देखो बेटा, ये है यूट्रस, ये है ओवरी। बेसिकली फैलोपियन फनल से लेकर हमारे पास यूट्रस तक, यहाँ पे हमारे पास फैलोपियन फनल से यूट्रस तक हमारे पास बीच में होती हैं बहुत सारी ब्लड वेजल्स, और इन ब्लड वेजल्स के थ्रू हम बोला करते हैं कि आमतौर पर हार्मोनल ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम आगे चल के इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ये हार्मोन देखने वाले हैं, किस तरीके से हमारे पास हार्मोन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से हार्मोन एक्शन कर रहे होंगे। तो हार्मोनल एक्शंस हम देखेंगे बेसिकली, ट्रांसपोर्ट उनके ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स किसके थ्रू होंगे, उनके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स होंगे वो यूजुअली किसके थ्रू होंगे, वो ओवरी के थ्रू होंगे। कि वो ओवरी से हमारे पास हार्मोन निकलेंगे, और वो ओवरी से हार्मोन निकलते निकलते बेसिकली किस में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एक्चुअली अगर हम देखें तो वो हमारे पास यूट्रस के अंदर चले जाएंगे।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है कि बेसिकली हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बेसिक ओवरी के थ्रू, और ओवरी के थ्रू वो तमाम हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं हमारे पास स्पेसिफिकली हम देखें यूट्रस के पास। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे साथ साथ कुछ चीजें और एड्रेसेबल है, ठीक है, जिनको हम एड्रेस करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हमारे पास हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं चलो तुम लोग को और बेहतर तौर पे समझाता हूँ चीजों को। देखो हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एक ओवरी का स्ट्रक्चर। एक ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखेंगे। देखो ओवरी के अंदर सेंट्रल पार्ट हुआ करता है जिसको हम एक्चुअली नाम देते हैं ओवेरियन मेडुला का, ठीक है। और ओवरी का जो आउटर पार्ट होता है, जो पेरिफेरल पार्ट हुआ करता है, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, उसको हम नाम दिया करते हैं कॉर्टेक्स। महताब सिर्फ तुम्हारे पास आवाज जा रही होगी, बाकी सबके पास आवाज सही आ रही है। बेटा मेरी आवाज अगर जाएगी ना तो मेरे पास एक एम मीटर लगा हुआ है, ठीक है, कोई पिच मीटर लगा हुआ है जो वो बता देता है कि अगर आवाज कम होती है ना किसी के पास भी, तो ऑटोमेटिकली वो पिच मीटर डिटेक्ट करके मुझे बता देता है, रेड हो जाता है। तो मुझे पता लग जाता है कि बेसिकली सबके पास आवाज कम जा रही है, ठीक है। अगर कभी आवाज कम जा रही होगी या कुछ होगा तो मुझे पता लग जाएगा, बीच में से लैग करेगी तो मुझे पता लग जाएगा। इसलिए बेटा आप चेक करो। अच्छा, ये हमारे पास रीजन जो है, ये हमारे पास क्या है, ओवेरियन कॉर्टेक्स है, और ये हमारे पास क्या हुआ करता है, ओवेरियन मेडुला होता है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि मेडुला के अंदर हमें ज्यादातर क्या मिला करती हैं, आर्टरीज मिला करती हैं, हमें नर्व्स मिला करती हैं, ठीक है। नाम क्या हुआ करता है आपने याद नहीं करना, एड्रेनिक आर्टरी क्या होती है, स्पाइरल आर्टरी क्या होती है, एड्रेनिक नर्व क्या हुआ करती है, ये याद नहीं करना। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेंगी, नर्व्स मिलती है बहुत सारी, और हमारे पास अगर हम देते हैं नर्व्स और बेसिकली ब्लड वेसल्स, ऑन द अदर हैंड जितने भी हमारे पास चेंजेस आएंगे ओवेरियन साइकिल के अंदर, वो तमाम ओवेरियन साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं वो हमें कहाँ पे देखा करते हैं, वो हमें देखा करते हैं प्रॉपर्ली ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर। तो जो चेंजेस होंगे वो हमें ओवेरियन कॉर्टेक्स में दिखेंगे। और जो हमारे पास बेसिकली ब्लड सप्लाई है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो ब्लड सप्लाई हमारे पास सेंट्रल रीजन में दिखेगा, एंड विच इज स्पेसिफिकली इन ओवेरियन मेडुला। तो वो हमें किस में दिखेगा, हमें ओवेरियन मेडुला के अंदर प्रॉपर्ली ही दिखेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब oogenesis की हमने बात की थी, ठीक है, कल की क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल में बात की कि हमारे पास क्या हुआ करता है, oogenesis होता है। तो आमतौर पे हम बात किया करते हैं ओवम प्रोडक्शन की बात करते हैं। ओवम प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास हम बोला करते हैं बिफोर बर्थ हमारे पास क्या था, एक अगर हम बात किया करते हैं फीमेल फीटस, आमतौर पे उसके पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर हार्मोन आमतौर पे हमारे पास मैकेनिज्म होता है। देन फिर वो ऊगोनिया प्रोडक्शन करती है, ऊगोनिया प्रोडक्शन के बाद बर्थ हो जाती है, बर्थ के बाद ऊगोनिया अपने आप को अपने नंबर, जब बर्थ होती है तो 2 मिलियन ऊगोनियाज होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नंबर्स बढ़ाते हैं, एंड देन वो मेच्योर हो जाते हैं ऊगोनिया। और जब वो ऊगोनियाज मेच्योर हो जाते हैं तो प्यूबर्टी की एज के ऊपर हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ऊगोनिया जो होते हैं वो म्योटिक डिविजन इन्वॉल्व करते हैं। और म्योटिक डिविजन के अंदर हमने कल डिटेल के, बेटा मरियम ये सब कल पढ़ा चुका हूँ बेटा, आराम आराम से नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब रिविजन है, ये तो सब कल पढ़ा दिया मैंने, आगे का तो पार्ट अभी पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये कल पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर कि बेटा हमारे पास ऊगोनिया प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, किस तरीके से होते हैं, पूरा ऊजेनेसिस का फिनोमेना आपको समझाया था, सही है बेटा। फिर आप इसीलिए जल्दी जल्दी उसको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहे हैं। एट प्यूबर्टी हमारे पास क्या हुआ करता है, फिर प्रॉपर्ली हमारे पास oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte फर्दर हमारे पास कन्वर्जन होती है उनकी, फिर हमारे पास हम बात करते हैं कि वो हमारे पास पोलर बॉडी बनाएंगे और मैकेनिज्म फॉलो होगा। वो हम अब जरा देखते हैं उसको कैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, और प्यूबर्टी की एज से हमारे पास कैसे कैसे फिनोमेना निकलेगा, ठीक है, उसको हम जरा देखते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें न्यू कैनवसेस की तरफ जाना पड़ेगा, और न्यू कैनवस के ऊपर देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हमारे पास ओवेरियन चेंजेस देखेंगे, किस किस तरह के ओवेरियन चेंजेस देखेंगे, वो ओवेरियन चेंजेस की वजह से हमारे पास क्या क्या होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी हम उसको देखते हैं और डिटेल में कवर करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा तुम लोग को ओवेरियन साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब भी ओवेरियन साइकिल पढ़ रहे होते हैं तो उसका हमारे पास इम्पैक्ट क्या देख रहे होते हैं, किस तरीके से हम देख रहे होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है। एक सेकंड, मैं तुम्हें जरा शुरू से बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट से मेंशल साइकिल को स्टार्ट से हम समझाते हैं, ठीक है। मैं असल में एक पिक्चर ढूंढ रहा हूँ जो कि आपको तो सबसे पहले या देखो, आ जाओ भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ करता है, सबसे पहले हमारे पास होती है मेंशल साइकिल। अब मेंशल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें, ठीक है। दुनिया के अंदर फीमेल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करती है, ठीक है, तमाम एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हुआ करती हैं। उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंशल साइकिल नहीं कहलाती, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल तमाम एनिमल्स की एक्सेप्ट ह्यूमन
ईस्ट्रस साइकिल कहलाती है, ठीक है। और हमारे पास तो हम बोला करते हैं, ये हमारे पास एनिमल्स में जो मिलेगी बेटा, एनिमल्स का जो पार्ट होगा ना, एनिमल्स में जो हमें मिलेगी साइकिल, तो वो हमारे पास क्या होगी, हम बोलेंगे एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो साइकिल होगी वो कैसी होगी, ईस्ट्रस साइकिल होगी, ठीक है। सो उनकी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, यस बिल्कुल उनकी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एक्सेप्ट ह्यूमन, ठीक है। और वो आमतौर पे क्या कहलाती है, ईस्ट्रस साइकिल। हमने वो नहीं पढ़नी, हमने ह्यूमंस के अंदर क्या पढ़ना है, हमने ह्यूमंस के अंदर एक्चुअली मेंशाल साइकिल को पढ़ना। अब जरा हम मेंशाल साइकिल को आओ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हमें बच्चों को यह पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को, कि आमतौर पे ये कैसी साइकिल है, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। यूजुअली हमारे पास ये एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान हुआ करती है, और वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना हुआ करता है, हम जनरली स्पेसिफाई करते हैं कि 28 डेज की एवरेज लेंथ हुआ करती है इस ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की। यानी हमारे पास जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज के अंदर हमें एवरेजली, अगर हम देखते हैं एवरेज लेंथ के साथ हमें मिलेगी। अच्छा, होता क्या है कि आमतौर पे हमारे पास ये वेरी करती है बिटवीन 35 to 45 डेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको याद रखना है, कि अप्रोक्सीमेटली वेरी कर रही होती है हमारे पास कितने डेज के दरमियान। यूजुअली हमारे पास 35 to 40 डेज के दरमियान हमारे पास क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है, इट कैन वेरी, ठीक है। बट यूजुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखने की चीज है, वो हमारे पास क्या है कि 28 डे की हमारे पास क्या हुआ करती है, साइकिल हुआ करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वेरी करती है, यस बिल्कुल वेरी करती है, 35 to 45 डेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारे पास ये जितने भी चेंजेस आ रहे होंगे ये हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे होंगे वो बेटा दो जगह आ रहे होंगे चेंजेस। एक होंगे जिनको हम बोला करते हैं बेसिकली ओवेरियन चेंजेस, जितनी भी साइक्लिक हमारे पास मैकेनिज्म होंगे उनको हम देखेंगे ओवेरियन चेंजेस। और एक होते हैं हमारे पास जिन चेंजेस को हम देखेंगे उसको स्पेसिफिकली हम कहाँ देखेंगे, यूट्राइन चेंजेस को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें, एक ओवेरियन चेंजेस को देखेंगे हम, और एक हम किसको देखेंगे, यूट्राइन चेंजेस को देखेंगे। अच्छा, ओवरी के अंदर आने वाले चेंजेस जितने भी होंगे वो भी हमारे पास आमतौर पे हम बोला करते हैं उनको, चाहे यूट्रस के अंदर आने वाले चेंजेस हो, उनको हम बेसिकली तीन फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम ओवेरियन साइकिल को अलग देखेंगे, यूट्राइन साइकिल को अलग देखेंगे, लेकिन फिर उसके साथ साथ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ओवेरियन साइकिल का इम्पैक्ट क्या होता है यूट्राइन साइकिल के ऊपर। यानी अगर हम बात करें यूट्राइन चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ओवेरियन चेंजेस के ऊपर। सो हम हमेशा यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाते हुए जरूर मेंशन करता हूँ कि यूट्राइन चेंजेस आर डिपेंडेंट ऑन ओवेरियन चेंजेस, दे आर डिपेंडेंट, दे एक्चुअली आर डिपेंडेंट ऑन ओवेरियन चेंजेस। तो ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये जितने भी यूट्राइन चेंजेस होंगे ये डिपेंडेंट होंगे हमारे पास ओवेरियन चेंजेस के ऊपर, कि जिस तरीके से ओवेरियन चेंजेस होंगे उसी हिसाब से हमारे पास क्या होगा, यूट्राइन चेंजेस होंगे, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है। अच्छा, अब हम देखें ओवेरियन साइकिल के अंदर जितनी भी साइक्लिक चेंजेस है, साइक्लिक चेंजेस का मतलब समझते हो ना, साइक्लिक चेंजेस का मतलब है सर बेसिकली क्या होगा, हमारे पास पूरी की पूरी साइकिल रिपीट हो रही होगी। सबसे पहला जो फेज होता है, जो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो हमारे पास कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। और आमतौर पे ये हमारे पास ओवरी में नहीं होता, ये फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल आमतौर पे हमारे पास हम कहा करते हैं कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद हुआ करता है यूट्रस के अंदर। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हम इसको। फिर सर अगर ये यूट्रस के अंदर है और ओवरी ओवेरियन साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रही है यूट्रस, तो मेंस्ट्रुअल फेज को फर्स्ट फेज क्यों कंसिडर करते हैं, why it is considered as a first phase of a cycle? हाँ भाई, क्वेश्चन है। मुझे पता है सुबह से क्लास ले रहे हो, हिम्मत ही खत्म हो गई होगी अब तक। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल के, फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल वहां क्यों क्यों आमतौर पे मेंस्ट्रुअल फेज को क्यों कंसिडर करते हैं, जबकि सर ये तो सारी के सारी, अच्छा ओके, आपका भी ये क्वेश्चन था, जबकि ये तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ओवेरियन चेंजेस के ऊपर। तो फिर ये व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल, या? हाँ भाई, सब सो रहे हैं, सब आराम कर रहे हैं। क्या गूगल कर रहे हो क्या?
नहीं अलीजा, ऐसा नहीं है। ओके, सब जाग रहे हैं। ओके, सब प्यूबर्टी पर पहला फेज ये होता है। हाँ, दैट्स अ फर्स्ट फेज। या वी कैन से दैट प्यूबर्टी पे पहला फेज ये होता है। अच्छा, नहीं, एग की कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई इसलिए नहीं, बिकॉज इट अकरिंग फ्रॉम 1 to 5 day। थैंक यू अरीबा। दैट्स दैट्स द दैट इज द ओनली आंसर। दैट्स द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। When fertilization does not take place, no, level of hormones are slow because you said it is। no आजम, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डालूं क्वेश्चन मार्क ताकि तुम लोगों के ये क्वेश्चन मार्क क्लियर हो। नहीं, चलो, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। अब ताकि तुम लोग के ये क्वेश्चन मार्क क्लियर हो आगे। अच्छा, सेकंड फेज होता है जो कि हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करता है सर। सेकंड फेज होता है, नंबर वन फेज होता है हमारे पास मैशल फेज। नंबर टू फेज होता है हमारे पास प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है। प्री ओवुलेटरी फेज सर आमतौर पे किससे, हमारे पास 6 to 13 और 14 days तक वे हम कंसिडर करते हैं, रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास ओवुलेशन फिनोमेना होता है, ठीक है। हाँ नहीं, प्री ओवुलेटरी फेज है। आराम से रुको, मेरी बात को सुनो पहले, समझो, फिर उसके बाद अपनी बात अप्लाई, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज का मतलब होता है वो फेज जो कि ओवुलेशन से पहले का हो। अच्छा, एक होता है, फिर हमारे पास क्या हुआ करता है, फिर हमें हमारे पास कोई फेज नहीं होता, फिर एक बीच में फिनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है। और वो फिनोमेना क्या हुआ करता है, एक इवेंट होता है। वो इवेंट क्या हुआ करता है हमारे पास, ओवुलेशन। तो देयर विल बी एन इवेंट, ठीक है, दैट इवेंट शुड बी नोन एज एवोल्यूशन, ओवुलेशन, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये इवेंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ओवुलेशन अगेन कह रहा हूं, कोई पूरा का पूरा फेज नहीं है। ओवुलेशन फेज में नहीं होता, छोटे छोटे से फेज में नहीं होता कि थोड़ी सी ओवुलेशन आज हुई है, थोड़ी सी कल होगी, थोड़ी सी परसों होगी, थोड़ी सी उसके एक दिन बाद होगी। नहीं, ओवुलेशन एक साथ होती है जब भी होती है। तो ओवुलेशन को हम साइड में रख लेते हैं। ओवुलेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं ओवुलेशन एक इवेंट है, रादर देन हम इसको फेस कंसिडर करें। हम बेहतर अंदाज में इसको क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एक इवेंट होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या हुआ कहता है, ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज की। सो व्हाट इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज क्या हुआ करता है हमारे पास, आमतौर पे ओवुलेशन के बाद जो फेज होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। तो एक प्री ओवुलेटरी फेज हो गया जो कि ओवुलेशन से पहले हो रहा है, और एक ओवुलेशन के बाद हो गया। और ओवुलेशन का हमारे पास वो इवेंट है जो कि हमारे पास प्री और पोस्ट ओवुलेटरी के दरमियान हमारे पास बीच में ओवुलेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो नंबर टू पे यह आता है प्री ओवुलेटरी फेज। नंबर थ्री पे हमारे पास आया करता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, बीच में आया करती है ओवुलेशन। अब मैं जा रहा हूं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने। अब फिर आपको बताऊंगा फॉलिकुलर फेज क्या होता है, ल्यूटियल फेज क्या हुआ करता है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या हुआ करता है, और बेसिकली हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज क्या हुआ करता है। और हम बात क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यहां हम रखते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारे पास हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज को, प्री ओवुलेटरी फेज को, और या पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर। और उसमें से भी हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज ओवरी के अंदर नहीं हो रहा। प्री ओवुलेटरी और पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ये जो दो फेजेस हैं, ये हमारे पास किस में होंगे, ये ओवरी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। ओवुलेटरी फेज ओवेरियन चेंजेस में, ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज दोनों ओवेरियन चेंजेस के अंदर आते हैं। यूट्राइन चेंजेस के अंदर आपको तीनों मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज भी मिलता है, प्री ओवुलेटरी फेज भी मिलता है, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी मिलता है, ठीक है। तो हम पहले ओवेरियन चेंजेस को पढ़ेंगे एंड देन पढ़ेंगे यूट्राइन चेंजेस को, ठीक है। सो ओवेरियन चेंजेस के अंदर हमारे पास आते ही कौन से हैं, दो फेजेस आते हैं। फेज नंबर टू प्री ओवुलेटरी फेज, और फेज नंबर थ्री विच इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में प्री ओवुलेटरी पोस्ट ओवुलेटरी फेज नहीं दिया हुआ। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये साइकिल बकवास तरीके से दी हुई है, इंतहाई बकवास है, पूरी की पूरी साइकिल बकवास है, हम टेलिंग यू।
चलो, मेरे ख्याल से काफी है, इतना कहना ही काफी है। तो बेहतर है कि हम अब डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें और डायरेक्टली हम जो है वो चीजों को लेके चल लें, बेहतर रहेगा। यूट्राइन कैविटी के अंदर या यूट्राइन में हम तीनों चेंजेस को देखेंगे। फेडरल में भी कम लिखा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद तुम दिल खुश हो जाएगा तुम्हें, बस ये मेरे लेक्चर से कर लो, बात है। एमकेट। अच्छा चलो, अब जरा हम देखते हैं हमारे पास, हम जैसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे डिटेल में, अब जरा उन चीजों को देख लेते हैं जिनको हमने देखना है, प्रॉपरली कवर करते हैं, आइए। तो हम चलते हैं ओवेरियन चेंजेस की तरफ, और ओवेरियन चेंजेस पढ़ते हैं बहुत प्रॉपरली, कोशिश करते हैं ओवेरियन चेंजेस को अलाइन करें। और हमारे पास हम बेसिकली देख लें, पूरे का पूरे टॉपिक को देख लें और उसकी डिस्कशन कर लें पहले हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को समझ में भी आए और उनका टॉपिक अच्छा क्लियर हो जाए। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से, हम सबसे पहले बात किया करते हैं हमारे पास इस फिनोमेना के अंदर कुछ बेसिक चीजों से। क्या बेसिक चीजें हमारे पास भाई, देखो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ओवेरियन चेंजेस कैसे आएंगी और ओवेरियन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या हो, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो जैसे मैंने बोला था बिफोर बर्थ बेटा हमारे पास क्या हुआ करता है, अप्रोक्सीमेटली बिफोर बर्थ हमारे पास 2 मिलियन ऊगोनियाज डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास कितने ऊगोनियाज होते हैं, 2 मिलियन ऊगोनियाज होते हैं। एंड देन हमारे पास क्या हुआ करता है, एट बर्थ हमारे पास एक पॉज आ जाता है, एट बर्थ हमारे पास, एंड देन प्यूबर्टी के ऊपर हमारे पास दोबारा से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है। जैसे एज यू गाइज नो कि हमारे पास क्या हुआ करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। एंड जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुआ करता है वो जाता है, और जाने के बाद बेसिकली हम काउंट करते हैं वो एफएसएच को एक्साइट करता है। अच्छा, वो जब एफएसएच को एक्साइट करता है तो यूजुअली हम काम करते हैं कि एफएसएच अगर एक्साइट होगा तो हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगा, एफएसएच की एक्साइटेशन की वजह से एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, एक्चुअली हमारे पास फॉलिकल्स जो होते हैं वो इरप्ट होते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक फिनोमेना होगा, और वो बेसिक फिनोमेना कुछ यूं होगा कि हमारे पास सबसे पहले मौजूद होंगे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स, जिनको हम नाम देंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। इनको हम नाम दिया करते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे जो कि कनेक्ट होंगे, और ये हम आम तौर पे बोला करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स बहुत सारे मौजूद हुआ करते हैं, लाइक ऊगोनिया। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऊगोनियाज मौजूद हुआ करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। उन प्राइमोडियल फॉलिकल्स में से कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स सेलेक्ट होते हैं, और वो बेसिकली हर दफा एक साइकिल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल सेलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, उस साइकिल को परफॉर्म करने जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हम बोला करते हैं बेटा, यहाँ पे जो प्राइमोडियल फॉलिकल है मेरे पास, सारे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, जो मेरे पास यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स की मैं बात करूं तो इनमें से सिलेक्शन होने के बाद हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डेवलप हो चुका है, जिसको हम क्या नाम दिया करते हैं, जिसको हम नाम दिया करते हैं, हमारे पास क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, सही है। एंड देन आप हम बोला करते हैं कि ये जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हम, हाँ ये सिंगल फॉलिकल, करेक्ट। जैसे हमने oogenesis के अंदर पढ़ा था कि oogenesis के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास oogoneas जो होते हैं वो मिच्योर हो जाते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, याद रखना। और प्राइमरी फॉलिकल किस में डेवलप हुआ करता है, हमने बात की थी, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक छोटा सा हमारे पास क्या हुआ करता है, प्राइमरी oocyte डेवलप हो जाता है। याद करो, अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद हो, तो हमारे पास ये क्या हुआ करता है, प्राइमरी फॉलिकल हुआ करता है। तो यस, हमारे पास सबसे पहले कौन आता है, एफएसएच आता है। एफएसएच किसकी वजह से आता है, एफएसएच आता है बेटा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से जो एफएसएच आता है, वो एफएसएच आके बेसिकली किसको हमारे पास इंपैक्ट क्रिएट करता है, किसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो इंपैक्ट क्रिएट करता है हमारे पास यहाँ पे प्राइमोडियल फॉलिकल्स के ऊपर। और जब वो हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स के ऊपर एक इंपैक्ट क्रिएट करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास पहला जो डेवलपमेंट होती है वो प्राइमोडियल फॉलिकल से डेवलपमेंट होती है प्राइमरी फॉलिकल की, ठीक है। सो हमने ये बात भी मेंशन की थी
oogenesis के अंदर बहुत प्रॉपर्ली मेंशन की थी कि हमारे पास 7 to 70 मिलियन oogonia डेवलप हो चुके होते हैं, और हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली देख रहे होते हैं कि हमारे पास 7 to 70 मिलियन oogonia जो होंगे, उन 7 to 70 मिलियन oogonia में से जब मेच्योरेशन होगी, कोई एक मेच्योर होकर हमारे पास क्या होगा, एक मेच्योर होगा जो क्या हमारे पास बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल, और उस प्राइमरी फॉलिकल में विल हैव प्राइमरी oocyte, उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होगा, प्राइमरी oocyte मौजूद होगा। ठीक है बेटे, सो नंबर वन ये हमारे पास है, या ये ऊगोनियाज थे, और ऊगोनियाज में से कुछ ऊगोनियाज सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो हम बोला करते हैं पहले हुए रिक्रूट, सिलेक्शन से भी ज्यादा अच्छी टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या रहती है, रिक्रूटमेंट। तो हम बोला करते हैं कि क्या हुई, पहले हुई हमारे पास रिक्रूटमेंट। यस, पहले हमारे पास हुआ करती है रिक्रूटमेंट हुआ करती है, और रिक्रूटमेंट होने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, उनमें से कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स रिक्रूट हो गए इस साइकिल के लिए, इस साइकिल में इन्वॉल्व होने के लिए। और जब इस साइकिल के लिए हमारे पास रिक्रूट हुए तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, उन्होंने सबसे पहले बनाया प्राइमरी फॉलिकल। ओके, अब ये मेरे पास बन गया है प्राइमरी फॉलिकल, सो आई कैन राइट इट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यस ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये रहा मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा, अब प्राइमरी फॉलिकल बेसिकली कन्वर्ट हुआ करता है किसके अंदर, हमारे पास यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, हम हमेशा मेंशन करते हैं बल्कि कि प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा हमारे पास पहले किस में कन्वर्ट हुआ करता है, और फिर हमारे पास किस तरह से कन्वर्ट हुआ करता है। हम आम तौर पे बोला करते हैं, जरा देखिएगा बेटा, ये रहा हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल जाता है सबसे पहले किसके अंदर, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब ये कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, हम इसके ऊपर बात करेंगे इन डिटेल। तो हमने क्या देखा, हमने हमने बेसिकली देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल था। अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद हम दूसरा प्रोसेस क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास ये हो किस तरह से। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे होते हैं हमारे पास सर हो क्या रहा था, हमारे पास एक्चुअली होता ही है कि हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ना, वो प्राइमरी फॉलिकल सेलेक्ट होने के बाद या उसकी सिलेक्शन होने के बाद, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन होने के, रिक्रूटमेंट होने के बाद, अब हमारे पास होता क्या है, अब हमारे पास सेल्स बनते हैं कुछ। कैसे सेल्स बनते हैं सर, सर सेल एक्चुअली हमारे पास इस तरह से बनते हैं बेटा कि फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करूंगा मेरे पास दो तरह की लेयर्स डेवलप होंगी, यानी हम बोला करते हैं हमारे पास लेयर डेवलपमेंट रहती है। एक लेयर होती है जो कि आउटर लेयर डेवलप होती है, ठीक है, और एक लेयर होती है जो कि इनर लेयर डेवलप। आपके सामने ब्लू और ये एक तरह से हम ऑरेंज कलर कहें, या एक तरह से अगर हम येलो कलर कहें, जो भी आप हम ऑरेंज कलर ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये हुआ करता है, ये जो ब्लू कलर से लेयर है हमारे पास, इनको हम नाम दिया करते हैं बेटा ग्रैन्युलोसा सेल्स का। सो दीज आर ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और सेल्स हुआ करते हैं जिनको हम आमतौर पर बोला करते हैं थीका सेल्स या थीका लेयर। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज डेवलप हो जाती है दैट इज नोन एज थीका लेयर, और इंटरनल लेयर होती है विच इज ग्रैन्युलोसा लेयर। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, उसमें प्राइमरी oocyte मौजूद है हमारे पास, ये बात आपने याद रखनी है। और साथ साथ हम बात करें कि ये जो प्राइमरी oocyte है हमारे पास, बेसिकली अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आमतौर पे हम बात क्या करते हैं, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये प्राइमरी oocyte आमतौर पे कन्वर्ट हो जाया करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, सो हम बोला करते हैं कि हमारे पास ये प्राइमरी oocyte की अगर हम बात करें, तो ये प्राइमरी oocyte क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ये जो होगा हमारे पास अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो होगा वो लेट सेकेंडरी फॉलिकल होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या बन जाया करता है, सेकेंडरी oocyte बन जाया करता है। ठीक है, और हमने ये सेकेंडरी oocyte पूरे के पूरे oogenesis प्रोसेस के अंदर अच्छे से कवर किया था, बहुत प्रॉपर्ली, बहुत थॉरली। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ करता है, अब हम बात करते हैं हमारे पास साथ साथ ये जो थीका सेल्स होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, इसमें से ग्रैनुलोसा सेल्स फंक्शनल सेल्स होते हैं। और ये फंक्शनल सेल्स ऐसे होते हैं कि ये ग्रैनुलोसा सेल्स हमारे पास क्या करना शुरू कर देते हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स एक्चुअली हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कराना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाया करती है। एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक थिंग। जब भी हम बात क्या करते हैं तो हमारे पास हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
या सेकेंडरी फॉलिकल हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा उसके अंदर ही हमारे पास क्या बन चुका होगा, सेकेंडरी oocyte बन चुका होगा, एंड देन सेकेंडरी oocyte विल कंटिन्यू द इन द होल प्रोसेस। सो हमारे पास सेकेंडरी oocyte बन चुका होगा, सेकेंडरी oocyte हमारे पास पहले से मौजूद होगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte था हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, देन जब हमारे पास मेयोटिक वन डिवीजन होती है तो हमारे पास सेकेंडरी oocyte डेवलप हो जाता है, और हमारे पास यहाँ पे क्या डेवलप हो जाते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स, जो कि आमतौर पे क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि आमतौर पे ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कराना शुरू कर देते हैं। ये कुछ भी आपको सिन बोर्ड की बुक में ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईस्ट्रोजन जो प्रोडक्शन हो रही होती है हमारे पास, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो इनहांस करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन या ईस्ट्रोजन लेवल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बेटा जैसे ही हमारे पास ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा बेटा, होता क्या है कि हमारे पास हम मेंशन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली मेरे पास ईस्ट्रोजन लेवल क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो होगा ये हमारे पास फायदा ये हुआ कहता है, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ते चले जाएंगे, हमारे पास कुछ सिनारियो चेंज होता चला जाएगा। सिनारियो में क्या चेंजिंग आती चली जाती है, जरा देखिएगा। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेंगे हमारे पास वो इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं एफएसएच को। तो एक्चुअली हमारे पास ईस्ट्रोजन जो होता है वो इनहिबिशन कॉज करता है किसकी, एफएसएच की। तो ये इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट किसको करेगा, एफएसएच को। वाई इनहिबिट क्यों करेगा सर, बिकॉज इसने अपना काम करा दिया, ठीक है, एफएसएच ने अपना काम करा दिया। एफएसएच ने क्या करना था, एफएसएच ने प्राइमोडियल फॉलिकल्स को कन्वर्ट करना था किसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, और प्राइमरी फॉलिकल ने कन्वर्ट होना था किसके अंदर, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, एंड देन उसने किस में कन्वर्ट होना था, लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या हुआ करता है साथ साथ, अब जब इनकी कन्वर्जन हो रही है सो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, इनहिबिशन होना शुरू हो जाएगी किसकी, एफएसएच की। सो ये याद रखना है आपने, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है कहां से होता है, ग्रैन्युलोसा लेयर से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात किया करते हैं दूसरा हमारे पास क्या हुआ करता है, दूसरा हमारे पास थीका सेल्स होते हैं। थीका सेल्स का भी कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास। थीका लेयर आउटर लेयर होती है, ग्रैन्युलोसा लेयर इनर लेयर होती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो हमारे पास उनके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जनरली हम बात किया करते हैं उन सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर हमारे पास आमतौर पे हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ हम क्या देखा करते हैं, साथ साथ हम देखा करते हैं हमारे पास जो थीका लेयर होगी, जो थीका सेल्स होंगे, जो के आउटर लेयर है या आउटर सेल्स हैं हमारे पास, तो हम इसके अंदर हमेशा बोला करते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास थीका सेल्स हैं, सो इनके अंदर अब मुझे अर्ली और लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या बेहतर डिफरेंस दिखेगा, इनके दरमियान जो बेहतर डिफरेंस दिखा करता है बेटा, वो डिफरेंस हुआ करता है हमारे पास ब्लड वेसल्स का, वैस्कुलराइजेशन का। तो इनके दरमियान हमें क्या दिखता है, इनके दरमियान हमें कुछ बेसिक डिफरेंस दिखता है, और उस बेसिक डिफरेंस को हम क्या बोला करते हैं, उस बेसिक डिफरेंस को हम वैस्कुलराइजेशन का डिफरेंस बोला करते हैं, या बोला करते हैं डिफरेंस ऑफ वैस्कुलराइजेशन। यानी यहाँ पे हमें एक्चुअली क्या दिख रही होंगी, यहाँ पे हमें पहली दफा ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, ऑन द अदर हैंड यहाँ इसके अलावा हमें ब्लड वेसल्स कहीं पे नहीं दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे थीका सेल्स के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं दिखेंगी, यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स दिखेंगी। सो विल से कि यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, वैस्कुलराइजेशन हो चुकी होगी। कहाँ पे वैस्कुलराइजेशन हो चुकी होगी, लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर वैस्कुलराइजेशन हो चुकी होगी। अब इसके बाद जितने भी फॉलिकल्स बनेंगे सब में हमें प्रॉपर वैस्कुलराइजेशन दिखेगी। तो हम बात उसके अंदर हम बात करेंगे कि थीका सेल्स के अंदर हमारे पास चाहे वो टर्शरी फॉलिकल हो, चाहे वो हमारे पास ग्राफ्टिन फॉलिकल हो, हमें सबके अंदर बेसिकली क्या दिख रहा होगा, हमें सबके अंदर बेसिकली प्रॉपर वैस्कुलराइजेशन दिख रही होगी थीका सेल के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात क्या करते हैं, हमारे पास एस ऑटोमेटिकली सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल के लेवल के ऊपर हमारे पास ईस्ट्रोजन, आगे चल के पढ़ेंगे हम क्यों बनी है हमारे पास, ये तमाम चीजें क्यों बन रही हैं उसको हम आगे चल के देखेंगे डिटेल के अंदर। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को समझाता चलो कि बेटा हमारे पास क्या होता है, साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है, और ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है। अगर हम इस फैक्ट को देखें, ठीक है, ठीक है, शिजा बहुत सिंपल सी बात बताई है। शिजा मैंने बोला है बेटा मेरे पास क्या होगा, जो थीका सेल्स होंगी उनके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या डेवलप हो जाते हैं, थीका सेल्स के अंदर हमारे पास डेवलप हो जाते हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट या ब्लड वेसल्स का डेवलप होना हमारे पास क्या कहलाता है, ब्लड वेसल्स का डेवलप होना हमारे पास वैस्कुलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैस्कुलराइजेशन प्रोसेस है, और ये कहाँ पे हुआ करता है, थीका सेल्स के अंदर होता है या थीका लेयर के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा भाई,
अब हमारे पास क्या होगा, ईस्ट्रोजन इस टाइम के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा होगा, ईस्ट्रोजन जो होगा वो पीक कर रहा होगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता पीक करना शुरू कर देगा, पीक की तरफ जाना शुरू कर देगा, अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, और हमारे पास ईस्ट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता लेट सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, इन दोनों के अंदर हमारे पास यहाँ पे ईस्ट्रोजन लेवल्स क्या हो रहे होंगे, पीक कर रहे होंगे। पहले ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हुए थे, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे पास ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हुए थे, और वो बढ़ते 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 आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक बढ़ चुके थे। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, देन उसके बाद अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास स्पेसिफिकली किसके अंदर, लेट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर या टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, जब ये एस्ट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो बीच में हमारे पास क्या हुआ करता है, जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारे पास ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, वो सेल्स बीच में एक कैविटी डेवलप करना शुरू कर देते हैं, वो एक फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और वो फॉलिकुलर फ्लूइड बेसिकली जाके एक कैविटी में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। और वो जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जो कि जाके एक कैविटी में जमा होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, उसको हम नाम दिया करते हैं एंट्रम का। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास रहती है एंट्रम, तो अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास क्या रहती है, एंट्रम रहती है। और जो एंट्रम होता है वो बेसिकली किसका होता है, कलेक्शन ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड, बहुत सारा फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट होता है, और वो सिक्रीट होने के बाद बेसिकली हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, कैविटी में जाके जमा होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमें पहली दफा यहाँ पे एंट्रम अपेयर होती हुई दिखती है। तो हम यहाँ पे बोला करते हैं कि यस, इस फिनोमेना के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, फ्लूइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वही फॉलिकुलर सेल्स, वही हमारे पास ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि यहाँ पे मौजूद थे, वही फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगे, वही हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारा स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड, जिसको हम क्या नाम दिया करते हैं, जिसको हम नाम दिया करते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड। ठीक है बेटा, तो दैट्स इट, इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे याद है कि ये हमारे पास फॉलिकुलर फ्लूइड आके जमा हो रहा होगा, ये रहा जैसे फॉलिकुलर फ्लूइड आके जमा हो रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पास पूरी की पूरी कैविटी क्या कहलाती है, ये कैविटी ये वाली हो या ये वाली हो, ये दोनों कैविटीज एंट्रम कहलाती। ठीक है, और इसको हम बोला करते हैं ये हमारे पास एंट्रम डेवलप हो गए। ठीक है, अच्छा, अब हम बात क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एंट्रम डेवलप होती है, साथ साथ हमारे पास क्या होता चला जाता है साथ में, अब ये देख रहे हो अगर आप लोग, तो देखो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा बीच में बहुत सारा फॉलिकुलर फ्लूइड अक्युमुलेट हो रहा है, और ये मेरे पास एंट्रम इनलार्ज होती चली जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट्रोजन लेवल यहाँ पे जब पीक कर रहे होंगे टर्शियरी फॉलिकल के ऊपर, तो जैसे ही वो पीक कर रहे होते हैं हमारे पास क्या इंड्यूस होता है, जैसे ही वो पीक कर रहे होते हैं उसी वक्त हमारे पास एक्चुअली उसका पीक जो होता है वो हमारे पास इंड्यूस कराता है किसको, एलएच को। एलएच एक और हार्मोन है जिसका नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगेन ये भी कहाँ से निकलता है, ये भी हमारे पास निकला करता है, बेसिकली हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो कहाँ से निकलता है, ये हमारे पास निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ तक याद दिया होना, यहाँ तक ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको ये समझ में आया हो कि ये रहा एंट्रम, और एंट्रम में हमारे पास क्या जमा हो रहा है, एंट्रम में हमारे पास फॉलिकुलर फ्लूइड जमा हो रहा है, और वो फॉलिकुलर फ्लूइड हमारे पास क्या है, वो फॉलिकुलर फ्लूइड हम जनरली काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, वो फॉलिकुलर फ्लूइड हमारे पास पूरा का पूरा हम बोला करते हैं एंट्रल फॉलिकल, यानी हमारे पास एक ऐसा फॉलिकल जिसके अंदर बहुत बड़ी एंट्रम हो, उसके अंदर आके जमा हो जाता है। ठीक है, हाँ, यस, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, सारा सही करेक्ट करे हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास फॉलिकुलर फ्लूइड जो होता है वो आमतौर पे अक्यूमुलेट हो रहा होता है, तो उसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे पास वो क्या हुआ करता है, वो हमारे पास पूरा का पूरा हम बोले होते हैं कि उसके अंदर कंप्लीट अक्यूमुलेशन हो जाती है उसकी। ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल वैक्यूम की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, देखो, जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल से। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, पीक करते हैं, एंड देन पीक करने के बाद ऑटोमेटिकली अब जैसे ही वो पीक करते हैं तो एलएच इंड्यूस हो जाता है, और एलएच जब आता है तो एलएच बेसिकली क्या करता है, एलएच एक्चुअली हमारे पास क्या करता है, ईस्ट्रोजन लेवल को, जिस तरह से ईस्ट्रोजन ने एफएसएच की इनहिबिशन कराई थी, फीडबैक इनहिबिशन जिसको हम बोलते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको, फीडबैक इनहिबिशन को, इसी तरीके से एलएच जो होता है वो भी क्या कराना शुरू कर देता है, एलएच जो होता है वो भी हमारे पास इनहिबिट कराना शुरू कर देता है किसको, ईस्ट्रोजन को।
और LH क्या करता है, LH एक्चुअली हमारे पास एक तो ईस्ट्रोजन को इनहिबिट करता है, दूसरा LH की इंडक्शन हमारे पास क्या करती है, जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारे पास LH की इंडक्शन होगी, LH इंट्रोड्यूस होगा, तो LH की इंडक्शन से हमारे पास आमतौर पे हम बात करते हैं हमारे पास एक डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा, ठीक है, दैट्स नोन एज डोमिनेंट फॉलिकल। और इस डोमिनेंट फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डोमिनेंट फॉलिकल भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, इसको हम बोला करते हैं एंट्राल फॉलिकल भी बोला करते हैं, जो भी हम नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट फॉलिकल हो गया, ग्राफियन फॉलिकल हो गया, या फिर हम इसको और नाम क्या दिया करते हैं, जैसे मैंने बोला एंट्राल फॉलिकल, क्योंकि बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, उसमें से मेजर नाम हम इसका डोमिनेंट फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल यूज करते हैं। अच्छा, LH की इंडक्शन होती है तो डोमिनेंसी कॉज होती है, और जब डोमिनेंसी होती है तो अब हमारे पास इसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जैसे हमारे पास मौजूद था वैसे ही मौजूद है। ग्रैन्युलोसा सेल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वो कम होना शुरू होते हैं तो बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल्स हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कुछ अमाउंट में क्या होना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रोजन हमारे पास थोड़ा थोड़ा क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। साथ साथ हमारे पास ठीका सेल्स वैसी के वैसी मौजूद है। थीका सेल्स और ग्रैन्युलोसा सेल्स को सेपरेट कर रही होती है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास सेपरेट कर रही होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम इसको बेसिकली बोला करते हैं कि थीका सेल्स और ग्रैन्युलोसा सेल्स को जो बेचर हमारे पास सेपरेट करी होगी, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सो यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इनको सेपरेट कर रही होगी, और इनकी सेपरेशन की वजह से आमतौर पे हम बोला करते हैं यहाँ पे बेसिक सेपरेशन हो जाती है किसके दरमियान, पूरी की पूरी ग्रैन्युलर सेल और बेसमेंट बेसिकली हमारे पास थीका लेयर के दरमियान, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। नहीं, एफएसएच की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता, एफएसएच बेटा बेसिकली हमारे पास एफएसएच फॉलिकल से प्रोड्यूस नहीं होता। एफएसएच जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास एफएसएच प्रोड्यूस हो रहा होता है कहाँ से, हाइपो हम बात कर रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक इनहिबिशन कराने के लिए हमारे पास कौन रोल प्ले कर रहा होता है, ईस्ट्रोजन रोल प्ले कर रहा होता है। सो ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी में इनहिबिशन कराता है, जिसकी वजह से यानी हमारे पास हम बात क्या करते हैं, एफएसएच रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक है। सो एफएसएच आना बंद हो जाता है ताकि और प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में ना कन्वर्ट ना होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बोला करते हैं कि हमारे पास ये बेसिक मैकेनिज्म चलता है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम काउंट कर रहे हैं, जैसे हम पढ़े यहाँ तक तो हमारे पास आई थिंक एंड आई होप सो कि आपको ये बहुत प्रॉपरली ये मैंने बहुत प्रोसेसली आपको समझा दिया कि किस तरह ऑर्गेनिकली हमारे पास किस तरीके से डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब LH आ गया है, डोमिनेंट फॉलिकल बन गया है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया हमारे पास, यहां तक हमारे पास ये कहानी हो रही थी, और ये कहानी पूरी की पूरी बेसिक अलाइनमेंट के साथ इस तरह से मौजूद नहीं है, ठीक है, सिन बोर्ड के अंदर तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। सो इसको मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज कर दिया है। Granular cells and theca cells are produced in already, yeah, granulosa cells are produced in basically primary follicle, but proper granulosa cells and theca cells develop during early secondary follicle. So they develop during early secondary follicle in a proper manner, ठीक है। फीडबैक सिस्टम टॉपिक इंक्लूडेड है, या बिल्कुल पढ़ाया भी है, फीडबैक सिस्टम इंक्लूडेड भी है। अच्छा भाई, अब अगर हम बात क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सर पिट्यूटरी खुद इनहिबिट करता है, एक मिनट एक सेकेंड होल्ड ऑन अ मिनट, फिर खुद इनहिबिट करता है नहीं, हाइपोथैलेमस से सिग्नल रिसीव होता है तभी वो आमतौर पे इनहिबिट करता है। सर ये डायग्राम है मगर इतनी डिटेल नहीं है, या बच्चे बेसिकली मतलब तरीके से इस चीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए, यहाँ पे हम एक, ताकि आपको ये समझ में आए। अब ये हमारे पास सिन बोर्ड की बुक के हिसाब से एक्चुअली इसको क्या कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, सिन बोर्ड कहती है फॉलिक, इसको बोला करते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल का ये फॉलिकुलर फेज है। एलएच बेटा हमारे पास आता है, कल ही पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, एलएच आपको पढ़ाया था कि एलएच आता है हमारे पास कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास ये याद रखना है आपने कि हमने इस चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। अब जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर हमारे पास किन चीजों की बात कर रहे हैं, आइए देखिएगा फर्दर हमारे पास और क्या चीजें होंगी।
तो ये पूरा क्या है, फॉलिकुलर फेज है। इसको सिन बोर्ड की बुक के अंदर प्री ओवुलेटरी फेज है ये, ठीक है। असल मैं इसको बोलूं प्री ओवुलेटरी फेज है। और प्री ओवुलेटरी फेज को सिन बोर्ड की बुक के अंदर बेसिकली क्या काउंट करते हैं, या आमतौर पे पूरी दुनिया के अंदर ओवरी के अंदर क्या काउंट किया जाता है, फॉलिकुलर फेज। सो दैट्स द होल फॉलिकुलर फेज। ये हमारे पास पूरा फॉलिकुलर फेज होगा जो कि प्री ओवुलेटरी फेज का एक पार्ट होगा, ठीक है, ओवुलेशन से पहले का पार्ट होगा। अब हम बात किया करते हैं, जैसे हमने मेंशन किया हमारे पास, हम चाहेंगे कि हम आगे चलें और आगे वाले पार्ट को देखें और उसके थ्रू इसको ऑटोमेटिकली और बेहतर अंदाज में हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हमने बोला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, एफएसएच को एक्टिवेट किया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बने, प्राइमरी फॉलिकल बना, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल बना, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, पीक करना शुरू हो गया, लेट सेकेंडरी फॉलिकल बनना शुरू हुआ, लेट सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल के लेवल पे एस्ट्रोजन पीक कर रहा था। फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर से हमारे पास बेसिकली नहीं, आप ये फेडरल बोर्ड को अप्रोच करेंगे, ठीक है, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे आप इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, फिर एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ, एंट्रम एंट्रल एंट्रल फ्लूइड जमा होना शुरू हो गया, फॉलिकुलर फ्लूइड जमा होना शुरू हो गया, एंट्रम डेवलप हो गई, और हम बात क्या करते हैं, हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल बन गया या ग्राफ्टन फॉलिकल बन गया, एलएच इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास क्या हुआ करता है, एलएच इंड्यूस हो जाता है, एंड दैट्स द बेसिक थिंग जो कि हमें यहाँ याद रखनी है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एलएच इंड्यूस होगा तो हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा होगा, मतलब या ईस्ट्रोजन लेट सेकेंडरी फॉलिकल से पीक करना शुरू होता है और टर्शियरी फॉलिकल तक पीक करता है, ठीक है। और ये हमारे पास कब कब होता है, 6 to 13-14 डेज तक हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और 6 to 13-14 डेज तक हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होता है। और हम अब बोला करते हैं कि देखिए हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया था, एफएसएच पिट्यूटरी से सिक्रेट करवाया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हुए हमारे पास, हम बात करते हैं प्राइमरी, फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेलेक्ट हुए प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, एंड देन ग्रैन्युलोसा लेयर, थीका लेयर्स, ठीक है, होल ब्लड वास्कुलराइजेशन एंड होल थिंग, ठीक है। जो अभी हमने समझा उसी पार्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बहुत डिटेल के अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से ग्राफ्टन फॉलिकल बन जाएगा, ओवेरियन चेंजेस हैं, दैट इज प्री ओवुलेटरी फेज, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास प्री ओवुलेटरी फेज कहलाएगा, और ये हमने बेसिकली इसके अंदर देखना था। अब हमारे पास फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज, अब हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके बाद क्या हुआ करता है, इस प्री ओवुलेटरी के फेज के बाद एक्चुअली हमारे पास एलएच क्योंकि इंड्यूस हो चुका होता है, एलएच आना शुरू हो जाता है, एलएच आता है तो हमारे पास डोमिनेंसी कॉज होती है, डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। तो जब हमारे पास एलएच आ जाता है और हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा होता है, तो उस डोमिनेंट फॉलिकल के बनते हुए हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास कुछ बेसिक फिनोमेना क्या हुआ करता है, ये कि हम आम तौर पे काउंट करते हैं कि 13-14 डे के ऊपर, 13-14-15 डे के अंदर, इन किसी भी दिन के अंदर हमारे पास एलएच पीक करेगा। तो जब एलएच पीक करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारे पास, हम बात करते हैं कि हमारे पास एलएच जब पीक कर रहा होगा तो हम बोलेंगे एलएच सर्ज होगा, और एलएच सर्ज होगा तो हमारे पास क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन का मतलब अगर आप समझ सकें, बहुत बेहतर अंदाज में समझ सकें, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे पास एलएच सर्च करेगा, एलएच मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी पे पहुंचेगा, और जब मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, ओव्यूलेट हो जाएगा। और ओवुलेशन होती है हमारे पास एलएच सर्च की वजह से, ये याद रखिएगा आप लोग, एलएच अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन में एलएच पीक के ऊपर क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है ओव्यूलेशन। अब एफएसएच आया था, जरा हार्मोनल कंट्रोल को देखते हैं। एफएसएच आया था, एफएसएच ने प्राइमोरियल फॉलिकल्स को एक्टिवेट किया था, एंड देन हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल रिक्रूटमेंट हुई थी, देन हमारे पास सिलेक्शन फिनोमेना हुए थे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट जब हो रही थी तब एफएसएच आया था, एफएसएच को सप्रेस किया किसने, एस्ट्रोजन ने हमारे पास, और एस्ट्रोजन ने इनहिबिशन कराना शुरू कर दी थी एफएसएच की। देन एस्ट्रोजन पीक करता है, देन एस्ट्रोजन जब पीक कर रहा होता है तो हमारे पास इंड्यूस होता है एलएच, एंड देन एलएच क्या कराना शुरू कर देता है, इनहिबिशन कॉज करना शुरू कर देता है एस्ट्रोजन की, और वो कॉज क्या करता है, वो डोमिनेंट फॉलिकल को रप्चर करा देता है, और जैसे ही डोमिनेंट फॉलिकल हमारे पास रप्चर होता है तो एक्चुअली क्या हो जाती है, हमारे पास ओवुलेशन हो जाती है। LH surge, what is exactly the highest concentration of LH in our body in a given single time is known as LH surge, ठीक है। LH surge का मतलब होता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कि एक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, LH surge कहलाएगी। अच्छा, ये जो LH सर्ज हुआ करती है, यूजुअली हम काउंट करते हैं, जैसे ही हमारे पास क्या हुआ करता है, ये LH सर्ज होता है प्रॉपर्ली, हम बोला करते हैं LH सर्ज होते ही हमारे पास क्या हुआ करता है,
हमारे पास 13, 14, 15 डे के अंदर आमतौर पे क्या हुआ करता है, एलएच सर्ज होता है। हाँ, एलएच ही रप्चर कराता है। तो बेसिकली एलएच इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा देगा और इसमें से सेकेंडरी oocyte हमारे पास क्या हो जाएगा, ओव्यूलेट हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte जो ओवुलेट होगा उसकी ओवुलेशन हो जाएगी और वो ओवुलेशन होने के बाद एक्चुअली चला जाएगा। हमने प्रॉपरली देखा था इसको लास्ट टॉपिक के अंदर, हमने प्रॉपरली देखा था कि हमारे पास फिम्ब्रिया के थ्रू इनफंडेबलम में चला जाता है और इनफंडेबलम के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारे पास पूरी के पूरे हम बात क्या करते हैं, एम्प्यूला तक जा रहा होता है। तो ओवुलेशन को पुश कर, ओवम को पुश कर, सेकेंडरी oocyte को पुश करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ओवुलेशन हो जाएगी और उसका मैकेनिज्म चलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो मौजूद होगा ग्राफिन फॉलिकल का रेमिनेंट, ठीक है। इस ग्राफिन फॉलिकल के रेमिनेंट को एक्चुअली एलएच कन्वर्ट करा देता है किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। तो किसके अंदर कन्वर्ट करा देता है, इसको कन्वर्ट करा देता है हमारे पास कार्पस ल्यूटियम के अंदर। और हम हमेशा बोला करते हैं कि एक दफा हमारे पास जैसे ही ये कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम हमारे पास कैसी बॉडी होती है, येलोइश बॉडी होती है। यूजुअली हम काम करते हैं येलोइश बॉडी होती है, ठीक है। तो एलएच के 3 काम है, एलएच के 3 मेजर फंक्शन है। फर्स्ट मेजर फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास डोमिनेंसी कॉज करना, डोमिनेंट फॉलिकल की जनरेशन, ग्राफिन फॉलिकल की जनरेशन। हमारे पास फंक्शन नंबर 2 जो है एलएच सर्ज जो होती है वो हमारे पास ओवुलेशन इंड्यूस कराती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि एलएच एक्चुअली क्या किया जाता है, एलएच क्या करता है, रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स को, जो ग्राफिन फॉलिकल के हमारे पास रेमिनेंट पार्ट होते हैं, रेमीन्स होते हैं, उनको एक्चुअली कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। नाउ विल डेवलप अ यंग इमेच्योर कार्पस ल्यूटियम। अब हमारे पास एक यंग इमेच्योर कार्पस ल्यूटियम डेवलप होगा और उस कार्पस ल्यूटियम के अंदर हम क्या देखेंगे, उस कार्पस ल्यूटियम के अंदर हम देखेंगे 2 तरह की लेयर्स, एक होंगी थीका सेल्स होंगी और एक होंगे हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे, ठीक है। और आमतौर पे हम बोला करते हैं हमारे पास ये जो थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्शंस होती हैं और हम बात क्या करते हैं, हमारे पास किस तरीके से प्रोडक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स डेवलप हो गए यहाँ पे तो आमतौर पे ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ कि हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो उस तरह से एस्ट्रोजन नहीं होता जिस तरीके से हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था ड्यूरिंग दैट फॉलिकुलर फिनोमेना। दैट फॉलिकुलर फेज जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था उस तरीके से या उतना अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता यहाँ पे। और हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास कार्पस ल्यूटियम के अंदर एक अच्छा खासा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारे पास यहाँ पे हुआ करता है, लेकिन अच्छा खासा फिर भी हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन ईस्ट्रोजन से ज्यादा हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रही होती है। और जैसे मैंने आप लोगों को बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके समझाया था कि एंड्रोजन एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, एंड्रोजन कन्वर्जन हो रही होती हैं। तो एंड्रोजन कन्वर्जन हमारे पास किस में हो रही होती है, जैसे मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन के अंदर, एस्ट्रोजन के अंदर या दूसरे फॉर्म्स में हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के अंदर, ठीक है। तो हमने उस लीनिएज को वहां पढ़ा था, उसी बात को अप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास कन्वर्जन हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। या estrogen is not inhibited by progesterone, estrogen is naturally inhibited by LH, ठीक है। estrogen was inhibited by LH, LH ने पहले ही estrogen को inhibit कर चुका है, LH। That's the whole sort of a different phenomena, इसको हम देख चुके हैं कि इस LH estrogen को पहले ही क्या कर चुका है, inhibit कर चुका है। हम किस फैक्टर को पढ़े, हम इस फैक्टर को पढ़े। हम इस फैक्टर में क्या पढ़े, हम इस फैक्टर में ये पढ़ रहे हैं कि हमारे पास क्या मौजूद होगा, हमारे पास कार्पस ल्यूटियम मौजूद होगा। और कार्पस ल्यूटियम में हमारे पास क्या मौजूद होगा, कार्पस ल्यूटियम में हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन मौजूद होगा। हाँ, LH inhibition. If you want to ask about LH inhibition, look, I'll go for the LH inhibition. First, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ओवुलेशन के बाद पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर सबसे पहले क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली होता क्या, नेचुरली होना ये चाहिए कि जैसे हम रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं, एफएसएच को एस्ट्रोजन ने इनहिबिट किया, एस्ट्रोजन को एलएच ने इनहिबिट किया, तो प्रोजेस्टेरॉन शुड इनहिबिट एलएच, ठीक है ना। लुटेनाइजिंग हार्मोन को इट शुड इनहिबिट एलएच। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, वो एलएच को इनहिबिट नहीं करता।
मजेदार बात आपको ये बतानी है कि वो एलएच को इनहिबिट नहीं करता। क्यों एलएच को इनहिबिट नहीं करता? बिकॉज वो अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा तो कार्पस ल्यूटियम अपनी कंडीशन के अंदर, अपनी नॉर्मल नेचुरल हालत के अंदर मेंटेन नहीं रहेगा। और हम बोला करते हैं ल्यूटिनाइजेशन नहीं रहा करती। और अगर ल्यूटिनाइजेशन नहीं रहा करती, ल्यूटिनाइजेशन नहीं रहा करेगी, मींस कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल हालत में। तो जब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल नॉर्मल जो उसकी हम बात क्या कहते हैं अरेंजमेंट है, उसमें नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा। सो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एलएच कंसंट्रेशंस को मेंटेन करता है। वो क्या ऑर्डर करता है? वो बोलता है कि भाई एलएच तुम बढ़े रहना, किसी तरीके से तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ी रहनी चाहिए, और तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी तो फायदा किसको होगा? ऑटोमेटिकली मुझे ही होगा। एलएच बढ़ा रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या रहेगा हमारे पास? हम कंसिडर करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे पास मेंटेन रहे, प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होता रहेगा विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो एलएच क्या करता? एलएच को मेंटेन करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। एलएच को एक सर्टेन अमाउंट के अंदर मेंटेन कर रहा होता है कौन? हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। और हम बोला करते हैं उसको बेस लाइन कंसेंट्रेशन के अंदर, उसके अगर हम बात किया करते हैं एक एक स्पेसिफिक लेवल के अंदर कौन मेंटेन कर रहा होता है? हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा होता है। और इस मैकेनिज्म को हम बोला करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। आप लोगों ने अब तक नेगेटिव फीडबैक पढ़ा होगा। नेगेटिव फीडबैक के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा? नेगेटिव फीडबैक के अंदर पढ़ा होगा एक हार्मोन जो है वो दूसरे हार्मोन को, या एक जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, इनिशियल रिएक्टेंट होता है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है? यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक फिनोमेना होता है। और पॉजिटिव फीडबैक फिनोमेना में क्या हुआ करता है कि एक हार्मोन जो है वो दूसरे हार्मोन की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है, दूसरे हार्मोनल लेवल्स को भी मेंटेन करता है। ठीक है बेटा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली क्या मेंटेन करके रखता है? हमारे पास एलएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, या समझ में आया? और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है ना, वो 16-17 डे के अंदर बनता है। यूजुअली हम क्या कहते हैं 16-17 डे में बन रहा होता है। ठीक है। और ये बना कब तक रहता है? ये बना रहता है 26 डे तक, 26-27 डे तक अप्रोक्सीमेटली। ओके गुड। अच्छा, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है? अच्छा सब कुछ, या ये प्रोजेस्टेरॉन कौन? प्रोजेस्टेरॉन में हम बेटा कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है ना। ठीक है। और हम बात क्या करते हैं हमारे पास, या ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। ये सारा सारा फेज आफ्टर ओवुलेशन जितना भी फेज है वो हमारे पास पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। इसको हम आमतौर पे कॉर्पस ल्यूटियम फेज के नाम से जानते हैं ओवरी के अंदर, या ल्यूटिनाइजेशन फेज के नाम से जानते हैं। एक तो कॉर्पस ल्यूटियम फेज भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको साथ साथ क्या नाम दिया करते हैं? इसको एक और नाम दिया करते हैं विच इज ल्यूटिनाइजेशन फेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज हुआ करता है जिसको हम साथ साथ ल्यूटिनाइजेशन फेज का नाम, इनके नाम से भी जानते हैं। अच्छा ओके सर, ओवुलेशन होने के बाद एलएच इनहिबिट होता है? नहीं बेटा, एलएच इनहिबिशन नहीं होगी। मैंने बताया एलएच इनहिबिशन नहीं होती है। एलएच को प्रोजेस्टेरॉन एलएच को सर्टेन अमाउंट में मेंटेन करके रखता है। एलएच इनहिबिशन कब होगी? एलएच इनहिबिशन होगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 20। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। फेडरल बोर्ड की बुक में यही 3 फेजेस है। प्री ओवुलेटरी फेज है, ठीक है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज है, या मेंशाल फेज है। ठीक है, मेंशाल फेज क्योंकि ओवरी में नहीं होता है तो हम इसलिए हमेशा प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज देखते हैं। और फिर अभी जब हम इसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे किसके ऊपर? यूट्रस के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ साथ हम क्या करते हैं, साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे होते हैं ये 26-27 डे के अंदर क्या होता है। 26-27 डे के अंदर ये जरा गौर से सुन लीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे एक व्हाइटिश बॉडी डेवलप हो जाती है। और एक व्हाइटिश बॉडी जो डेवलप हो जाती है यहाँ पे, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं? उसको हम नाम दिया करते हैं कॉर्पस अल्बिकन का। तो यहाँ पे हमारे पास एक व्हाइटिश प्रॉपर बॉडी डेवलप हो जाएगी, जिसको हम बोला करते हैं दैट्स अ डीजनरेटिव बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास डीजनरेटिव बॉडी होती है। और ये किससे डेवलप होती है? कॉर्पस ल्यूटियम से। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली अगर मैं बोलूं कन्वर्ट हो चुका होता है किसके अंदर? कॉर्पस अल्बिकन के अंदर।
ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो चुका होता है, जस्ट वन थिंग, जब तक फर्टिलाइजेशन है। हाँ बेटे, मैंने बताया था कि या बिल्कुल ये बात सही है कि जब तक हमारे पास सेकेंडरी oocyte यहाँ पे सिक्रीट होगा, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही सिक्रीट होगा। अब ये इसकी ओवुलेशन हुई है, ये बेसिकली सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में जाके एम्पुला में स्टोर हो जाएगा। जब तक ये स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज नहीं होगा, स्पर्म कोरोनरी एरिया को पेनिट्रेट नहीं करेगा, तब तक के हमारे पास, हम कभी भी ये नहीं कंसिडर करते कि हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट होगा, यानी वो अपनी मेयोटिक टू डिवीजन करेगा। तो वो मेयोटिक टू डिवीजन कब करेगा, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास, इस पे बहुत बेसिक बता रहा हूँ, कि जब तक हमारे पास क्या ना हो, जब तक हमारे पास एक बेसिक फिनोमेना ना हो रहा हो। और वो बेसिक फिनोमेना क्या होता है हमारे पास, वो बेसिक फिनोमेना ये होता है कि हमारे पास जब तक के वो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तब तक के सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट नहीं होगा ओवम के अंदर, तब तक के मेयोटिक टू डिवीजन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, वो लास्ट ईयर था बेटा, इस साल बिल्कुल डिफरेंट आएगा। आप जरा गौर से सुनिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीन मेजर फेज होते हैं, ठीक है। कॉर्पस अल्बिकन अरीबा, दैट्स अ डीजेनरेटिव बॉडी, इसका कोई पर्पस नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो चुका है, कॉर्पस अल्बिकन ने, इसने क्या होना है, इसने जाके डीजेनरेट हो जाना है। ये जो कॉर्पस अल्बिकन है हमारे पास, यूजुअली हम काउंट कर रहे होते हैं, इस कॉर्पस अल्बिकन ने क्या होना है, डीजेनरेट होना है। इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, किसी तरीके का इसका कोई रोल नहीं है। दैट्स अ डीजेनरेटिव बॉडी, इसका सिर्फ काम क्या होता है, डीजनरेट हो जाना, दैट्स इट, बस। इसकी कोई ऐसी, हमारे पास कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये जाके कुछ करेगी, नो, इट विल डीजनरेट। और 28 डे के ऊपर ये डीजनरेट भी हो जाएगी। 27 डे तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, 28 डे के ऊपर हमारे पास क्या होता है, आमतौर पर ये डीजनरेट हो जाती है। और क्यों डीजनरेट होती है, बिकॉज एलएच नहीं आता, ठीक है या, ठीक है बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डीजनरेट हो जाती है। और हम बात क्या करते हैं, हमारे पास बिल्कुल पोलर बॉडीज की तरह डीजनरेट हो जाती है। और हम बोला करते हैं कि हमारे पास आमतौर पे जैसी ये डीजनरेट होती है, तो हमारे पास अब क्या हुआ करता है, अब हमारे पास, क्योंकि थर्ड फेज होता है विच इज मेंस्ट्रुअल फेज, जो पहला, सबसे पहला फेज था, बल्कि मेंस्ट्रुअल फेज पहला, पहला था मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। दूसरा था हमारे पास पोस्ट ओवुलेटरी फेज, तीसरा प्री ओवुलेटरी फेज, सॉरी, थर्ड था पोस्ट ओवुलेटरी फेज, और पहला फेज था हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। तो हम बोला करते हैं ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये हमारे पास अब यहाँ पे एक रेस्टिंग फेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें ओवरी रेस्ट में चली जाती है, ठीक है। फर्स्ट 5 डेज ओवरी हमारे पास रेस्ट कर रही होती है, 1 to 5 डे हमारे पास ओवरी रेस्ट कर रही है, ठीक है बेटा। दैट्स द बेसिक थिंग जो कि आपको ओवेरियन चेंजेस के अंदर आना चाहिए। आई होप आपको ओवेरियन चेंजेस समझ में आए होंगे, ठीक है। नाउ विल मूव अहेड, विल मूव फॉरवर्ड दिस। ओके, थैंक यू। अच्छा जी। वापस एल्बिकन मैंने बताया था व्हाइटिश बॉडी है, डीजेनरेटिव बॉडी है, प्रोड्यूस होगी, और आमतौर पे क्या हुआ करता है, ये प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। हमारे पास थीका सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स, प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट में सर्टेन अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और no, as well, there isn't a difference between OESTROGEN. It's a spelling way. ठीक है, ये बेसिकली अमेरिकन जो है उन्होंने ईस्ट्रोजन कर दिया है, ठीक है, एस्ट्रोजन कर दिया, ठीक है, ESTROGEN कर दिया, एस्ट्रोजन इज OESTROGEN, ठीक है। सो देयर इज अ थिंग जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश वाली कहानी है। एक उसकी जनरल फॉर्म है, OE फॉर्म में लिखते हैं उसको प्रॉपरली एस्ट्रोजन को, अब इसको ईस्ट्रोजन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ज्यादा वो आसान हो गया, ठीक है। या ये हमारे पास क्या है, 25 26 ए के अंदर हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा कॉर्पस एल्बिकम में। कॉर्पस एल्बिकम व्हाइटिश टी जनरेटिव बॉडी हुआ करती है हमारे पास। और ये जो व्हाइटिश टी जनरेटिव बॉडी हुआ करती है आमतौर पे, ये हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास मेंस्ट्रुअल से फेज के अंदर यूजुअली कोई चेंजेस नहीं आते। सर अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, एक सेकेंड बच्चे, हाँ 2 मिनट वेट करो ना, अभी हम उस साइड पे जा रहे हैं। अभी हमने यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है ये देखना है, और मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, इस कैनवस के ऊपर यही लिखा हुआ है,
ठीक है, आ जाए फिर। अब आपको, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास कहाँ पीक कर रहते हैं। नाउ विल मूव टूवर्ड्स, स्पेसिफिकली टूवर्ड्स, हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे ओवेरियन चेंजेस की तरफ। क्या हम, सॉरी, यूट्राइन चेंजेस की तरफ। क्या हमारे पास यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं। सो हम बेसिकली किसको देखेंगे, हम देखेंगे हमारे पास यूट्राइन चेंजेस को। और ये हमारे पास, हम बात क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगी, यूट्राइन चेंजेस होंगे। सर अगर सेकेंडरी साइट फर्टिलाइज नहीं होगा तो कहाँ जाए, पता है हमें बताना है। ठीक है सर, विदाउट फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, किसने बोला बेटा, शिजा, हु सेड दिस के विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनता। कॉर्पस ल्यूटियम अपना बनेगा बिकॉज एलएच आया हुआ था, एलएच ने ओवुलेशन कराई थी। तो ओवुलेशन होने के बाद बेसिकली सेकेंडरी oocyte चला गया था, ओवुलेटेड oocyte निकल गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कॉर्पस ल्यूटियम अपने हिसाब से बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों चेंज होगा। ठीक है बेटे, और यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल, ओवुलेशन। ठीक है, ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ भी है, ओवुलेटेड oocyte के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ, एंड देन कॉर्पस एल्बिकन भी बना हुआ है। यहाँ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बहुत प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ करता है, अब अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास क्या हुआ करता है, नाउ विल हैव अनदर थिंग। अब ये हमारे पास ओवुलेटेड oocyte निकलेगा, जाएगा जाएगा इनफंडेबुलम से होता होता है एम्पुलम में चला जाएगा। और एम्पुलम एक्चुअली क्या करेगा, वेट करेगा फॉर द स्पर्म। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हमें सबसे पहले बेसिक अलाइन करनी है, जो बेसिक पढ़ना है, उसके अंदर हम बात किया करते हैं कि हमारे पास देखो प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर तुम लोगों को पता है ओवरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईस्ट्रोजन। और मैं तुम लोगों को ये भी पढ़ा चुका हूँ कि ईस्ट्रोजन से बेसिकली बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी ईस्ट्रोजन से, या बिल्कुल कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होकर बेसिकली, हाँ बिल्कुल कन्वर्ट होगा कॉर्पस एल्बिकन में। अच्छा, ईस्ट्रोजन से हमारे पास, हम बोला करते हैं ईस्ट्रोजन बेसिकली ब्लड के थ्रू हमारे पास किस में आएगा, यूट्रस में आएगा। और यूट्रस की कल हमने बेसिकली लाइनिंग पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। और 3 डिफरेंट लेयर में जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी भी हमने कम से कम 2 लेयर तो पढ़ी थी। 3 होती हैं, लेकिन 3 आपको नहीं पढ़ने की जरूरत, आपको 2 पढ़ने की एटलीस्ट जरूरत है। एक है आपके पास स्ट्रेटम बेसालिस और एक है स्ट्रेटम फंक्शनालिस। तो स्ट्रेटम बेसालिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनालिस के अंदर हम क्या देखा करते हैं, हम देखा करते हैं कि एक हमारे पास डेवलप हो जाती है, दिस इज बेसल लेयर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, दैट्स द बेसल लेयर। ये आपके पास बेसल लेयर डेवलप हो जाती है। और उसके ऊपर क्या, कौन सी लेयर डेवलप हो जाती है, उसके लेयर, उसके ऊपर डेवलप हो जाती है हमारे पास फंक्शनल लेयर। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शनल लेयर हमारे पास क्या हुआ करती है, यहाँ बेसल लेयर की थ्रू रीजनरेट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल लेयर की रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर कि एस्ट्रोजन लेवल्स जो होंगे आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल लेयर को बनाना शुरू कर देंगे, रीजनरेट करना शुरू कर देंगे। और वो फंक्शनल लेयर की थिकनेस के अंदर अच्छा खासा चेंज लेकर आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फंक्शनल लेयर बड़ी होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ हमारे पास एस्ट्रोजन क्या लेकर आते हैं, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बहुत सारी हुआ करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो फीमेल के अंदर बहुत सारी हुआ करती हैं, वॉइस की थिनिंग हुआ करती है। ठीक है, स्किन सॉफ्टनिंग हुआ करती है। ठीक है, बॉडी हेयर डेवलपमेंट हुआ करती है फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर आमतौर पे हम काम करते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ करती है। तो तमाम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डेवलप करेगा, एस्ट्रोजन डेवलप करेगा। साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे हमेशा बच्चों के लिए, कि देखो फंक्शनल लेयर आहिस्ता आहिस्ता आपको डेवलप होती हुई दिखेगी, और बेसल लेयर के ऊपर आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्ली फंक्शनल लेयर एनहांस होते हुए दिखेगी ड्यू टू द ईस्ट्रोजन इफेक्ट। और ये किसकी वजह से आया था, ईस्ट्रोजन हमारे पास आया था प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर। एक्चुअली ओवरी के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल बने थे, तो सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल के बनने की वजह से ही एस्ट्रोजन आया था। ठीक है, नो, या ओके, बात समझ में आ रही है। अब्दुलरहमान अपने पास चेक करो, तुम्हारे पास ये हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एस्ट्रोजन जब फंक्शनल लेयर के थ्रू हम बात करते हैं, फंक्शनल को लेयर को रीजनरेट करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल लेयर की रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और फंक्शनल लेयर थिक होना शुरू हो जाती है। तो यूट्राइन चेंजेस के अंदर सबसे पहला चेंज प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन कंसिडर करते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हुआ करता है, जरा गौर से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हुआ करता है, हमारे पास फंक्शनल लेयर रीजनरेशन को हम नाम देंगे प्रोलिफरेशन का। एक्चुअली प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, इसका बेसिक मतलब हुआ करता है डिवीजन। तो हम बात करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फंक्शनल लेयर। सो यस वी हैव प्रोलिफरेशन ऑफ फंक्शनल लेयर। हमारे पास फंक्शनल लेयर की प्रॉपर प्रोलिफरेशन होती है, और उस प्रोलिफरेशन की वजह से हमारे पास फंक्शनल लेयर क्या होना शुरू हो जाती है, काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है। और फंक्शनल लेयर हमारे पास प्रोलिफरेशन की वजह से ज्यादा डेवलप होती है, और आहिस्ता आहिस्ता इसी वजह से हम इस प्री ओवुलेटरी फेज को यूट्रस के अंदर क्या बोला करते हैं, यूट्रस के अंदर हम प्री ओवुलेटरी फेज को एक स्पेसिफिक नाम दिया करते हैं, हम नाम दिया करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। Why it is known as proliferative phase? I did tell you, इसलिए कहते हैं proliferative phase because सर हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर से proliferation होती है, ठीक है। That's why हम इसको क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, proliferative phase की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे प्री ओवुलेटरी फेज हमारे पास ओवरी के अंदर क्या था, वो कहला रहा था फॉलिक्यूलर फेज। इसी तरीके से प्री ओवुलेटरी फेज यूट्रस के अंदर क्या कहलाता है, प्रोलिफरेटिव फेज, बिकॉज वी हैव प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाट, प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पास फंक्शनल लेयर डेवलप हो रही होती है, थिकनेस ऑफ फंक्शनल लेयर एनहांस हो रही होगी। दैट्स व्हाई विल यूज टर्मिनोलॉजी का, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेसिकली आके यहाँ पे हम बोला करते हैं। और ये क्यों हो रही है सर, एक एक क्वेश्चन आता है, ये क्यों हो रही है। उसकी बेसिक वजह यह है बेटा, हमारे पास ये सारा नफीसा लास्ट लेक्चर देखना, अगर आपका फंक्शनल लेयर नहीं पता, गो एंड listen to the last lecture, you'll get to know what is functional layer, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली हमारे पास ये प्रॉपर फंक्शनल लेयर डेवलप हो जाती है, और जब भी हमारे पास फंक्शनल लेयर प्रॉपर डेवलप होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे पास क्या होता है, क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि ओवुलेशन होने वाली है। और ओवुलेशन होनी है, तो जब सेकेंडरी oocyte जाएगा और अगर स्पर्म फॉरन आ गए, तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उस तक हमारे पास फंक्शनल लेयर प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शनलिस एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती हैं, फंक्शनल लेयर एंड अ बेसल लेयर। लेयर के लिए हम आमतौर पे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इन बायोलॉजी, स्ट्रैटम। तो स्ट्रैटम बेसालिस मींस बेसल लेयर, स्ट्रैटम फंक्शनलिस मींस फंक्शनल लेयर। दैट्स द बेसिक थिंग आपको जो आनी चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे ये बात कंप्लीट होती है। अब मैं जरा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ और चीजों को ऑर्गेनाइज करता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए। और अब देखिएगा, ओवुलेटेड oocyte हमारे पास मूव कर रहा है, ये उसकी मूवमेंट पाथवे, और हमारे पास एम्पुला में वेट करता है। एम्पुला वो रीजन होता है जहां पे आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होती है, या ओवम का रेस्टिंग फेज हुआ करता है, हम आमतौर पर बोलते हैं जहां ओवम रेस्ट करता है, दैट इज नोन एज एम्पुला। अच्छा, इसके बाद अब क्या आता है, इसके बाद अब आता है हमारे पास थर्ड फेज, विच इज हम बात करते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। हमने सेकंड फेज पढ़ा पहले, प्री ओवुलेटरी फेज, अब पोस्ट ओवुलेटरी फेज पढ़ रहे हैं हम। पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या होता है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है लेकिन कम अमाउंट में एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है उसको और वायबल बना देता है, और ज्यादा इनहांस कर देता है। और हम कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा इनहांस करेगा, बहुत ज्यादा इनहांस करेगा, और एक अच्छी खासी अमाउंट में हमारे पास क्या हो रही होगी, एंडोमेट्रियम आमतौर पे सिक्रीट हो रही होगी, रीजनरेट हो रही होगी, और हमारे पास बहुत ज्यादा हार्मोनल सिक्रेशंस होगी, ठीक है, जो कि आके इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होंगी किसके ऊपर, इस एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर के ऊपर। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अच्छे से, हमेशा मैं तो मेंशन करता हूँ बच्चों के लिए आसानी के लिए, कि याद रखो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनेस और एनहांस हो जाएगी। और एनहांस करने वाला क्या होगा, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ, ड्यू टू हाई सिक्रेशन ऑफ, हम बोला कहते हैं हमारे पास ये एंडोमेट्रियम थिकनेस इतनी ज्यादा एनहांस क्यों हो रही है। अगर कोई पूछे आपसे तो यस बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस इसलिए एनहांस हो रही है सर, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास हाई लेवल्स ऑफ, हाई सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन है, ठीक है। सो हम बोला करते हैं ड्यू टू द हाई लेवल्स ऑफ सिक्रेटरी हार्मोन्स। सो सिक्रेटरी हार्मोन्स हमारे पास ज्यादा होते हैं, दैट्स वाई हमारे पास क्या हुआ करता है, हम जनरली काम करते हैं कि हमारे पास, दैट्स वाई हमारे पास हाई लेवल्स ऑफ सिक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं। सो उसकी वजह से हम काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये क्या हुआ करता है, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर हमारे पास ईस्ट्रोजन था, ठीक है।
और हम बात करते हैं हमारे पास सिक्रीटरी फेज, जो दूसरा फेज होता है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज होता है, जिसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सिक्रीटरी फेज की। ठीक है, इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट्स अ सिक्रीटरी फेज, दैट यूट्रस के अंदर या यूट्राइन चेंजेस के अंदर हम इसको काम कर रहे होते हैं सिक्रीटरी फेज। वाई सिक्रीटरी फेज? बिकॉज इसमें सिक्रेशंस बहुत आ रही होती हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस बहुत होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इनहांसमेंट हो जाती है किसकी, हमारे पास हम बात किया करते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारे पास काफी हद तक क्या हो चुकी होती है, इनहांस हो चुकी होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर स्पर्म आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गई तो ठीक, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो अब क्या होगा, अब एक्चुअली फर्टिलाइजेशन अगर हम कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो अब ये एंडोमेट्रियम आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती और हमारे पास हमने देखा था जैसे हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम फेस के अंदर, जो कि हमारे पास कहाँ पे मौजूद था, जो कि हमारे पास था ओवरी के अंदर, क्या हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जब कॉर्पस एल्बिकन में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली एलएच को रखना चाहता है संभाल के। कॉर्पस ल्यूटियम एलएच को बार बार बोलता है प्लीज आप रहना, अगर आप नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो क्योंकि एलएच सफर करता है, एलएच 25 डे 26 डे तक रहता है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम होते हैं, जिसकी वजह से एलएच भी कम होना शुरू हो जाता है। तो जब एलएच कम होना शुरू होगा तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना भी कम हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना कम हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम है, ये जाहिर सी बात है ये इंटैक्ट नहीं रहेगी, इसको संभालने वाला ही नहीं रहा, इसको संभालने वाला प्रोजेस्टेरॉन था, ये इंटैक्ट नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये शट ऑफ होना शुरू हो जाएगी। और जब ये शट ऑफ होगी तो ऑटोमेटिकली हम कहा करते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करूं, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल शेडिंग ऑफ। और एंडोमेट्रियल लेयर की कौन सी, एंडोमेट्रियल शेडिंग ऑफ कौन सी लेयर की शेडिंग ऑफ हो रही है भाई, हम बात करते हैं हमारे पास कौन सी लेयर की शेडिंग ऑफ हो रही है सर, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो शेड ऑफ हो रही है या हो रही है हमारे पास फंक्शनल है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम बिजालिस अपनी जगह इंटैक्ट ही रहेगी, करेक्ट। ठीक है, सो हम बोला करते हैं यस, हमारे पास क्या हुआ करता है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस हमारे पास क्या हुआ करता है, शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेटम फंक्शनलिस शेड ऑफ होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली अब क्या होना शुरू हो जाएगा, अब जरा गौर से सुनो, अब जैसी ये शेड ऑफ होना शुरू होगी, एक मिनट 2 सेकेंड, अब हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, मानूर आपके इनफर्टिलिटी वाले पॉइंट को हम जरा देखते हैं 2 मिनट। हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जैसी शेडिंग ऑफ होना शुरू हो जाएगी, हमारे पास स्ट्रेटम फंक्शनलिस शेडिंग ऑफ होगी, तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे अब मार्क करेंगे क्या, अब मार्क करेंगे किसको, मेंस्ट्रुअल फेज को। नाउ दिस इज अ फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज। ये आम तौर पे 1 to 5 डे चलता है, दैट्स द फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ये बात, ये हमारे पास क्या हुआ करता है, फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल होता है। और ये हुआ क्या करता है, ये हमारे पास हुआ करता है मेंस्ट्रुअल फेज। अच्छा, मजेदार बात है, जब भी हम बात करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल फेज है हमारे पास, ये मेंस्ट्रुअल फेज को फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल क्यों कंसिडर करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था इस टॉपिक को शुरू करते वक्त। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। इसको फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज हमारे पास बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल इंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल शिजा, एंडोमेट्रियल शेडिंग ऑफ हो रही है ड्यू टू द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो हम बात कर रहे थे बेटा, हमारे पास ये आमतौर पे फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल क्यों कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए कंसिडर किया जा रहा है बिकॉज हमारे पास बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं है। जैसी फीमेल की बॉडी के अंदर से क्या होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज की वजह से एंडोमेट्रियल शट ऑफ होकर क्या होना शुरू हो जाती है, सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। उसी टाइम को हम समझते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में क्या हो गया है, हमारी बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। सो इट डज मीन ये 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, देन विल हैव प्री ओवुलेटरी फेज फॉर अदर
for other 8 9 10 days, and then we'll have post ovulatory phase for 10 to 12 days. इसका मतलब है एक्चुअली बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल इंडिकेशन नहीं है कि कौन सा फेज पहले होना चाहिए, कौन सा फेज बाद में होना चाहिए. सो अगर हम देखा करते हैं, अगर हम बहुत जनरली बात क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ करता है, हम बोला करते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल, बहुत गौर से सुनिएगा प्लीज, एक्सटर्नल इंडिकेशन बहुत मैटर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है. एक्सटर्नल इंडिकेशन फीमेल के पास कोई नहीं है सिवाय एक चीज के, दे कैन मार्क देयर साइकिल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल फेज. वो फर्स्ट डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल फेज को अपनी साइकिल का फर्स्ट डे कंसिडर कर सकती हैं, ताकि उन्हें ये पता रहे कि उनकी रेगुलर साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फेज जो नया मेंस्ट्रुअल फेज होगा वो कब आएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज कब आएगा, एंड देन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज कब रिपीट होगा, एंड देन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज कब रिपीट होगा. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप इसको समझोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है जब भी हम बात किया करते हैं. तो ये हमारे पास मेजर हमारे पास पार्ट है. अगर हम ओवरऑल देखें तो यस, ये हमारे पास फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल का बेसिक कंसिडरेशन है कि आमतौर पे इसको फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज फीमेल डोंट हैव एक्सटर्नल मार्किंग्स. बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वी डोंट नो, ठीक है, मेल की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वी डोंट नो, बट फीमेल की बॉडी को कैसे एक्सटर्नल इंडिकेशन मिल सकती है कि यस उनकी बॉडी के अंदर जैसी एंडोमेट्रियल शेडिंग अप होगी, और ऑटोमेटिकली कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था एंडोमेट्रियम आमतौर पे वैस्कुलर लेयर होती है, ब्लड वेसल्स से बनी हुई होगी, लाजमी है सर. इसके अंदर ब्लड वेसल्स के साथ साथ क्या होंगे, म्यूकस मौजूद होगा, बिल्कुल मौजूद होगा. इसके अंदर आमतौर पे अगर फर्टिलाइज नहीं होगा सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होता, वो भी इसी के साथ क्या हो जाता है, वो भी इसी के साथ शेड ऑफ हो जाता है, वो भी इसी के साथ क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, हम बात क्या करते हैं, वो लेयर होगी जो कि एक्चुअली क्या हुआ करती है, हमारे पास डेवलप हुई भी होती है किसके ऊपर, लाजमी सी बात है. और एंडोमेट्रियल, अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम की, इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगी, नर्व्स भी होंगी, और ऑटोमेटिकली जब वो शेड ऑफ होंगी तो पेन भी होगा, ठीक है. इसीलिए फीमेल को जनरली एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, सीवियर किस्म का पेन होता है. वो उसकी बेसिक वजह ये हुआ थी, क्रैम्पिंग और पेन की वजह से ये हुआ करती है कि आमतौर पे क्या हुआ करता है, यहाँ पे हमारे पास एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या हो चुकी होती है, जनरली हम बोला करते हैं कि हमारे पास एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही होती है, ठीक है, और वो फंक्शनल है, स्टेटम फंक्शनलिस उसकी जो होती है वो शेड ऑफ हो रही होती है. सो दैट्स व्हाई हमारे पास ये मैकेनिज्म रहता है, ठीक है. और दैट्स व्हाई हम इसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं एज अ फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल. सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास, हम जब भी बात कर रहे होते हैं बेटा, हमारे पास पोस्ट ओवुलेटरी फेज होगा, बिकॉज 15-16 डे से स्टार्ट हो जाता है, 28 डे तक कंटिन्यू रहता है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ अ साइकिल. सही है. सो इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमारे पास ये मैकेनिज्म फॉलो होंगे. एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. इनफर्टाइल फीमेल के अंदर हमारे पास, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफर्टाइल फीमेल, हमारे पास अभी हम बात करें इनफर्टाइल फीमेल के अंदर क्या होगा, सिर्फ इनफर्टाइल फीमेल के अंदर हमारे पास ये मैकेनिज्म. आगे की जो बातें हैं वो मैं आगे करूंगा, जो तुम लोगों के क्वेश्चंस रिलेटेड थे आगे के वो हम आगे देखेंगे, ठीक है. और हमारे पास ये बेसिक मैकेनिज्म रहता है, ठीक है. सो बेसिकली क्या हुआ करता है, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल लेयर की शेडिंग ऑफ होती है, और हमारे पास बेसल लेयर रह जाती है, और हमारे पास फंक्शनल लेयर या स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम बेसालिस अपनी जगह रहती है इंटैक्ट, लेकिन स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है वो क्या होती है, शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है. दैट्स द थिंग, दैट्स द होल थिंग. एंड आई होप आपको बेहतर तौर पे समझ में आया हो कि हमारे पास क्यों हम फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल भी, वरना फिजियोलॉजिकली इट इज नॉट अ फर्स्ट फेज ऑफ अ साइकिल, फिजियोलॉजिकली इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ लास्ट फेज ऑफ अ साइकिल, ठीक है. अच्छा, सो यूट्राइन चेंजेस के अंदर हमारे पास प्री ओवुलेटरी फेज में आपको ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव फेज करता हुआ दिखेगा, प्रोजेस्टेरोन और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन आमतौर पे क्या करते हुए दिखते हैं, सिक्रीटरी फेज परफॉर्म करते हुए दिखते हैं. या सिक्रीटरी फेज का मतलब, हम बेसिकली अब इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं, हमें फालतू में इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको वापस से डिटेल पे आए. जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम बेहतर तौर पे अंदाज से हमने देख लिया, और वो हमारे पास उसी तरीके से रहेगा, ठीक है. एंड आई होप आपको बहुत बेहतर तौर पे समझ में आ गया. चलो गुड, ग्रेट. अगर आप लोगों को समझ में आ गया बेस्ट हो गया. अब मैं चाहता हूँ फेडरल बोर्ड के कुछ ग्राफ है, वो ग्राफिकल डायग्राम्स भी आप देख लें. सो आपके पास ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप लोगों को बहुत बेहतर अंदाज में चीजें, मतलब फिर उसके बाद आपको मुश्किल नहीं रहेगी.
आप इजीली पढ़ लोगे फेडरल बोर्ड को भी, ठीक है, पंजाब बोर्ड भी इवन आपकी इसी से क्लियर हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है, उसमें भी यही सभी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये मुझे बहुत पर्सनली डायग्राम बहुत पसंद है। वाई? उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यह है कि इसके अंदर आपको दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं। मतलब हम ऊपर ओवेरियन साइकिल देखेंगे और नीचे हम यूट्राइन साइकिल देखेंगे, यानी ऊपर ओवेरियन चेंजेस को देखेंगे, नीचे हम यूट्राइन चेंजेस को देखेंगे। सो सर इट कैन बी कंसिडर्ड दैट एंड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल फेज। Yeah, that is, yeah, end of a menstrual phase. Yeah, we can assume like that. Ariba, बिल्कुल correct. We can assume like that. Correct. So, अब हम क्या कंसिडर करते हैं? अब हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास ओवेरियन चेंजेस। और एक सेकंड बेटा, अच्छा भाई, ओवेरियन चेंजेस हमारे पास और हमारे पास है यूट्राइन चेंजेस। अच्छा, ओवेरियन चेंजेस की जब भी हम बात करते हैं तो ओवेरियन चेंजेस के अंदर हम देखते हैं, देखो हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं, जैसे मैंने बात की थी, प्राइमोरियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स हैं, ओवुलेशन हो रही है, ठीक है, तो ओवुलेशन के अंदर हमने बात की थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब हमारे पास ओवुलेशन होती है ग्राफिन फॉलिकल की, तो उस कंडीशन को हम बेसिकली उस वक्त, एक तो होता है सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है, दूसरा हमारे पास जो पार्ट होता है जो उसका उस वक्त हमारे पास रप्चर्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस हेमोरैजिकम। हेमोरैजिकम हैमरेज से निकला है, हैमरेज का मतलब होता है रप्चर। तो ये रप्चर्ड कॉर्पस होता है। कॉर्पोइड बॉडी का मतलब हुआ करता है एक ऐसी बॉडी, कॉर्पस का मतलब होता है कॉर्पोइड बॉडी। कॉर्पोइड बॉडी का मतलब हुआ करता है एक ऐसी बॉडी जो कि खाली हो, जो कि हॉलो हो। तो हम बोला करते हैं हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस हेमोरैजिकम जो होता है वो हमारे पास डेवलप होता है। हम हमेशा बात किया करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, कॉर्पस हेमोरैजिकम से क्या हुआ करता है, सेकेंडरी oocyte सिक्रीट होता है। और आम तौर पे हमारे पास क्या होता है, देन कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, एंड देन क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकम बनता है, जैसे हमने पढ़ा था। बिल्कुल उसी तरीके से प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है, कार्पस हेमरेजिकम, एंड देन सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। और एफएसएच कहाँ पे आ रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल पे आता है, सेकेंडरी फॉलिकल पे कम हो जाता है। और साथ साथ हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से हमारे पास एलएच प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और ग्राफिन फॉलिकल तक प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, इवन यहाँ तक भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एस्ट्रोजन जाके करता क्या है सर, ये एस्ट्रोजन एक्चुअली देखिएगा आप, 6-7 डेज के अंदर एस्ट्रोजन आना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देगा, और एंडोमेट्रियल वॉल को क्या कर रहा है, थिक कर रहा है, और एंडोमेट्रियल वॉल को काफी हद तक क्या कर देता है, थिक कर देता है। तो हमारे पास जब ओवुलेशन होती है तो एंडोमेट्रियल वॉल अच्छी खासी थिक हो चुकी होती है, और वो अपने एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है, जहां पे अगर उसके ऊपर इम्प्लांटेशन होगी भी, जल्दी से इम्प्लांटेशन भी होगी, तब भी कोई मसला नहीं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या होता है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस हो चुका होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को मैंने बताया, जैसे एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कम अमाउंट में, लेकिन एस्ट्रोजन जरूर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये दोनों जाएंगे और ये दोनों जाके हमारे पास क्या करेंगे, दोनों जाके हमारे पास पोस्ट ओवुलेटरी फेज को, अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास बहुत प्रॉपरली, तो हमारे पास ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज को हमारे पास हम बोला करते हैं पूरी के पूरे इनहांस कर देते हैं। और पोस्ट ओवुलेटरी फेज में आमतौर पर सिक्रेटरी फेज, क्योंकि सिक्रेशन बहुत होती है, तो हम बोला करते हैं ये सिक्रेशन की वजह से आमतौर पर क्या हो जाती है, हमारे पास डेवलप हो जाती है एंडोमेट्रियम। और जैसे ही एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाती है, हाईली डेवलप हो जाती है, अब ये बिल्कुल फर्टिलाइजेशन, वो इम्प्लांटेशन के लिए क्या है, रेडी है। साथ साथ हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मैंने बोला था, स्ट्रेटम बेसालिस है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस है। दिस फंक्शनल लेयर विल स्टार्ट टू गेट शेड ऑफ, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है, इसकी शेडिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही इसकी शेडिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है। समझ में आया? ओवुलेशन इवेंट है, ओवुलेशन फेज नहीं है, ये बात याद रखना। Yeah, ruptured Kaplan follicle is known as corpus hemorrhagicum. सब follicular phase को देखो, follicular phase is in ovary. Pre-ovulatory phase is a phase in which we have two changes. One is ovarian change and the other one is uterine change. The ovarian change have a phase known as follicular phase and the uterine change have a phase known as proliferative phase.
On the other hand, the ovarian change have a phase which is known as luteal phase, and the other uterine change have a phase that is known as secretory phase. ठीक है? So pre-ovulatory, ovulation, post-ovulatory, follicular और luteal हमारे पास किस में होंगे? Follicular, luteal हमारे पास होंगे ovary के अंदर, ovulation भी ovary में होगी, और हमारे पास प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज किस में होंगे? प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज होंगे हमारे पास पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर, हमारे पास किसके अंदर? प्री ओवुलेटरी पोस्ट ओवुलेटरी में होंगे किसके अंदर? यूट्रस के अंदर. That's the thing. That's how you have to learn. That's how you have to remember this. And the last one. मैंने मरियम आपको बताया था जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया तो मैंने आपको एंड्रोजन की कन्वर्जन्स बताई थी कि एंड्रोजन्स किस तरीके से हमारे पास कन्वर्ट होते हैं, और उनको मैंने बताया था व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज मतलब एक्चुअली उनका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल का क्या रोल है और वो किस तरीके से काम करते हैं. वो पूरे का पूरा होल फिनोमेना मैंने आपको समझाया था. तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको अगर वो समझ में आया होगा तो आप बहुत प्रॉपर्ली क्लियर होगा ये सारे टॉपिक्स. अच्छा जी, इसके बाद हम नहीं, एसटीडीज एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, पढ़ लेंगे हम बिल्कुल बेफिक्र. ठीक है, अच्छा चलो अब हम बात करते हैं हमारे पास किस चीज की. अब हम बात करते हैं एसटीडीज. एक्चुअली सिंध बोर्ड का टॉपिक है ना, इतना कोई वैसा है भी नहीं, पढ़ लेंगे. ठीक है, अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता है हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे ये रही मेरे पास. अब आपको इस ग्राफ के थ्रू बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए माशाल्लाह से, तुम लोगों को अब आना भी चाहिए. देखो फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी एफएसएच की, तो एफएसएच आमतौर पर 6 to 8 डे के ऊपर पीक करता है, यहाँ पे हमारे पास नहीं होता. ठीक है, एलएच का जो पीक होता है वो 14 डे के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ करता है. एलएच 14 डे के ऊपर बहुत ज्यादा मैक्सिमम पीक कर रहा होता है. ठीक है यूजुअली. और हमने बात की थी ओवुलेशन भी कराता है, कॉर्पस हेमरेजिकम बनाता है. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो यहाँ है, एस्ट्रोजन लेवल्स आपके पास 8-9 डे के अंदर क्या होते हैं? इनहांस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं, और फिर वो सर्च करता है और बहुत मैक्सिमम अपनी कंसंट्रेशन पे जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एलएच के आने की वजह से कम होता है चला जाता है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि कॉर्पस हेमरेजिकम कन्वर्ट हो चुका होता है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम से. वो पीक करता है, पीक करता है, पीक करता है, और सर्टनली वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. और वो जब ड्रॉप हो रहा होता है तो हमारे पास ड्यू टू द एलएच लेवल हमारे पास क्योंकि ड्रॉप हो रहे होंगे यहाँ पे, तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो रहा होता है? ड्रॉप हो रहा होता है. और साथ साथ हमारे पास ये ग्राफ फेडरल बोर्ड की बुक का है, ये याद रखिएगा. और फिर हमारे पास जो एस्ट्रोजन कम हुआ होता है, मैंने बोला था कि एस्ट्रोजन भी हमारे पास सर्टेन अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, वो बचाने की कोशिश करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बच जाए या वॉल बच जाए. ये थिक वॉल जो हमने की है, इतनी थिक की है प्रोजेस्टेरॉन ने, बेसिकली इसकी वजह से बच जाए, लेकिन नहीं बचता, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं होता. और क्या होना शुरू हो जाता है हमारे पास? एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे पास वापस से क्या होना शुरू हो जाती है? मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो हम जनरली काउंट करते हैं कि हमारे पास वही मैकेनिज्म है, बिल्कुल उसको बस थोड़े से डिफरेंट स्पेक्ट्रम से देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं और वो हार्मोनल चेंजेस का इम्पैक्ट क्या है. ठीक है बेटे, आती है बात समझ में? या अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास हम बोला करते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी डिविजन्स होती हैं. ठीक है, जो आपको मैंने किंगडम एनिमलिया के चैप्टर के अंदर बहुत प्रॉपर्ली समझाई हैं. वो डिविजन्स होने के बाद एक्चुअली क्या हो जाता है? हमारे पास इम्प्लांटेशंस हो जाती हैं, और इम्प्लांटेशंस होते ही हमारे पास हम बात किया करते हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी अगर हम देखें तो वो हमारे पास इम्प्लांटेशंस हो जाती है, और इम्प्लांटेशंस के थ्रू हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म है वो हमारे पास कवर अप हो जाता है. ठीक है, ओके बच्चों. एस्ट्रोजन की डेट समझ में? एस्ट्रोजन बेटा मैंने बताया 9 to 14 डेज, 14, 15, 16 डे के अंदर भी हमारे पास पीक कर रहा होगा, और उसके बाद भी एस्ट्रोजन हमारे पास हमने बात की थी ना, कार्पस ल्यूटियम से भी हमारे पास क्या हुआ कहता है? आमतौर पे एस्ट्रोजन रिलीज होता है. सो वहां पे भी हमारे पास कार्पस ल्यूटियम भी क्या करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करता है. और एस्ट्रोजन रिलीज करता है एक सर्टेन अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं करता. मैंने जैसे पहले भी बोला था कि यहाँ देखो यहाँ पीक बहुत ऊपर होगी, यहाँ पे पीक इतनी नहीं है उसकी, उतनी पीक उसकी पीक कम है. लेकिन एस्ट्रोजन का जो सर्ज आता है वो आता है
बिफोर कॉर्पस अगर हम बोला करते हैं, बिफोर हमारे पास मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल के लेवल के ऊपर उसका पीक होता है, उसके बाद उसका पीक कम हो जाता है, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। और फिर हमारे पास क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका होता है, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन को पहले कम ही रखता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, एंड देन आखिर में वो क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट पे कोशिश करता है कि कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर सके, एक स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है। ये भी असल में ये एक्चुअली फेडरल बोर्ड की बुक भी जो बनी है, जहाँ जिन बुक्स से बनी है, ठीक है, ये भी एक बुक की कॉपी है। ठीक है। इवन हमारे पास जितनी भी बुक्स बनी हुई होती हैं वो यूजुअली कुछ बुक्स की कॉपी होती हैं। तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उनकी बुक की बुक कॉपी है, और उन्होंने बेसिकली बहुत अच्छे से बताया था कि प्लाज्मा कंसंट्रेशंस क्या होती हैं, और प्लाज्मा कंसंट्रेशंस किस तरीके से हमें ब्लड के अंदर, प्लाज्मा का मतलब होता है ब्लड के अंदर कंसंट्रेशंस किस तरीके से हमें दिखेंगी, हार्मोन्स की चेंज होती है। तो उन्होंने ये ग्राफ बनाया था पहली दफा और उन्होंने दिखाया था, उसके बाद बेसिकली हमने इसको फेडरल बोर्ड की बुक में डाल दिया, एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा। तो ये बेसिकली आपके पास चैप्टर नंबर 4 की बेसिक्स थी। इसके अंदर जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, चाहे पिछला लेक्चर हो चाहे ये लेक्चर हो, उसके अंदर सिन बोर्ड में एक्चुअली कुछ भी ना ना दिया, बिल्कुल भी ना देने के बराबर। ठीक है। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर आपके पास सारी वो चीजें हैं जो कि आपके पास फेडरल बोर्ड लिंक्ड है। तो फेडरल बोर्ड लिंक की चीजों के अंदर हमने बेसिकली कोशिश की है कि आपको फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, और बेसिकली या तो कोशिश की है कि आपको बस अब किस्मत अब क्या करें। तो हम कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि आपको एक समराइज करके सारी चीजें पढ़ा दी जाए जिसमें से कोई चीज ना रहे। जैसे आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो आपको पता ही है कि मैं किसी भी टॉपिक के अंदर कोशिश ये करता हूँ कि सारे बोर्ड्स एक साथ अलाइन करके आपको पढ़ा दूं, एक पूरी की पूरी जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं अबाउट द टॉपिक, तो आपकी अच्छी खासी कवर अप हो जाए। सर, इन इनफर्टिलाइज कंडीशन ओवम सिक्रेटेड ओवम और एंड्रियोसाइट एम्पुला से मूव करते मैंसराइजेशन के साइड एंडोमेट्रियम लेयर के एक सीट आउट हो जाता, या बिल्कुल शीजा ऐसी होता है। अगर इनफर्टिलाइज अनफर्टिलाइज कंडीशन होगी तो या बिल्कुल ऐसी होगा, हमारे पास ओवम जो होगा वो सेकेंडरी, बिल्कुल सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बेसिकली, फिर वो हमारे पास क्या होगा, वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में एम्पुलर के थ्रू बाहर जाएगा, और बाहर बेसिकली कहाँ पे चला जाएगा, वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा। कहाँ से वो रिमूव हो जाता है हमारे पास, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू, जैसे मेंस्ट्रुएशन होती है वैसे ही। यार इसका फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है बेटा, आमतौर पे मेरे ख्याल से कुछ लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 250 के करीब करीब लॉब्यूल होते हैं, और उसके अंदर हर लॉब्यूल के अंदर एक या दो, हमारे दो या चार किस्म की हमारे पास मैनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये लाइन लिखी हुई है किसकी, फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर, कि हमारे पास टेस्टिस के अंदर लॉब्यूल जो होते हैं वो तकरीबन 200 टू 250 होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास हर किसी के अंदर दो या चार मैनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो टोटल मिलाकर वो 500 से लेकर 800,000 के करीब करीब मैनिफेरस ट्यूब्यूल बन जाती है। या अब एक सेकेंड मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिन बोर्ड की, या बिल्कुल ऐसे ही है। हैप्पी पे कल से वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो टेस्ट चले जाएंगे, फिर आपको बहुत मुश्किल होगी वापस से वो टेस्ट लेने में। तो आप प्लीज वो टेस्ट अटेम्प्ट करें, वो टेस्ट अपने पास लेके रख लें, एंड देन उसके बाद भले आप लोग जो है वो एक सेकेंड,